क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किए रखा और आप ना सिर्फ मोटिवेट रहे, आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो बनाए, ये किस तरह से जो है वो किया सब कुछ? अगर आपका दिल सही जगह पे है, आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ हो सकता है, तो मेरे लिए दैट मोटिवेशन इज़ इनफ। और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत दफ़ा ये भी मैं से कह रहा हूँ, कई दफ़ा आप डिजेक्टेड भी हो जाते हैं, आप बड़ा डाउन फील करते हैं, बट अगेन आई पिक मोटिवेशन फ्रॉम दोज थिंग्स एंड वो मुझे दोबारा लेकर पहुँचा देती है। जो रिकॉर्ड मैंने पहला बनाया 2019 में, वो 3 माउंटेन रेंजेस, फर्स्ट एवर 3 माउंटेन रेंजेस ट्रैवर्स था। वो कुदरत अली का आइडिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने मुझे कहा कि हमें ये करना चाहिए। जब उन्होंने शुरू में कहा कि करना चाहिए तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा कि मतलब हमने बारी बारी इनमें ट्रैकिंग करनी है? उन्होंने कहा नहीं, हमने शुरू करना है एक जगह से और हमने नागा पर्वत से तिरिशमीर तक हमने चलते जाना है। आई मीन कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो है वो ट्रेनिंग क्या क्या थी? आई थिंक वंस अगेन माउंटेनियरिंग में या किसी भी स्पोर्ट में फिज़िकल फिटनेस तो प्री रेक्विजिट है, वो तो होनी ही है। तो वो ट्रेनिंग रहती है, बाकायदा रहती है। आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। शुरू में आप ट्रैकिंग करते हैं, फिर आप कोई सिंपल पीक करते हैं, फिर थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल पीक करते हैं। इस तरह की आप चीज़ें करते जाते हैं। साथ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने वक्त निकाला, क्योंकि जो मैं आपको जो सोशल मीडिया पे जो हमारा कनेक्शन है, तो उसमें तो अक्सर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल ही कर रहे होते हैं और कोई ना कोई एक्सपीडिशन आपका जो है वो कुछ चल ही रहा होता है। साथ मुझे दिखता नहीं है, मतलब जो भी उसकी तस्वीर आती है वो किसी जो है किसी और लैंड पे होती है या किसी माउंटेन पे होती है या किसी ऐसी इन्वायरमेंट में होती है कि वो ना चाहते हुए भी ना एक वो कसक उठती है, यार इधर तो मुझे होना चाहिए था। तो ऐसा क्या है, मतलब ये पैशन कैसे डेवलप हुआ और किस तरह से जो है वो इन पहाड़ों से दोस्ती हुई? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है आपका ताल्लुक़ नहीं है, तो बताएं कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनफैक्ट ये पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करने का और उसके बाद मुझे दावत देने का, क्योंकि बड़े दिन हो गए मैंने भी कोई कहीं पर इस तरह से गुफ्तगू नहीं की। लेकिन जब आपने बुलाया तो मुझे था कि ये वो जगह है कि जहाँ पे आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, बिकॉज़ जैसे आपने कहा इसी तरह बहुत सी जगहों पर मैं भी इंस्पायर होता हूँ। और हम मुलाकात कम हो भी, लेकिन बंदा एक दूसरे को देखता रहता है, सीखता रहता है। तो आई थिंक ये एक वो टेबल है जहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल एडमिरेशन है, और इस तरह की जगहें कम मिलती हैं। सो इट्स अ प्रिविलेज कि हम यहाँ बैठ के बातचीत कर सकते हैं। कमिंग टूवर्ड्स एडवेंचर और माउंटेनियरिंग, आई थिंक मैं अगर सही तौर पे कर सकूं एक्सप्लोर, बिकॉज़ ये सवाल ज़ाहिर है पूछा जाता है, फिर इंसान अपने आप से पूछता है। आपसे भी लोग पूछते होंगे भी आप फिल्म में कैसे आ गए, फिर आप सोचते होंगे अब क्या मैं कैसे आ गया। सो मैं भी इसलिए अपने आप से बाद में पूछा कि हाँ मैं कैसे आ गया, क्योंकि यस मैं इधर ही रावलपिंडी में पैदा हुआ, सारी ज़िंदगी इधर गुजारी, तो कोई एस सच मेरा डायरेक्ट लिंक तो नहीं बनता। सो 2-3 चीज़ों से मैं पहले बात करूंगा कि जिनसे लिंक बनता था और यहाँ आ गया, क्योंकि मैंने कोई ये नहीं था कि मुझे बचपन से शौक़ था मैंने पहाड़ सर करने हैं, ऐसा कोई बात नहीं थी। हाँ ये है कि बचपन से शौक़ था कि कुछ करना है, लाइक सीखना है। क्यूरोसिटी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कहीं पर भी जाऊँगा, जो चीज़ अपेरेंटली मेरे से रेलिवेंट नहीं भी होगी तो मैं वो भी देखता हूँ कि ये कैसे कर रहे हैं। जब मैं टेलीविज़न पर नहीं गया था मैं सोचता था कैसे जब एडवर्टाइजमेंट ब्रेक आ जाती है तो फिर क्या होता है स्टूडियो के अंदर, कैसे शुरू हो रहा था। तो एक सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो सवालात जो होते हैं उनके आंसर ढूंढने के लिए आप निकलते रहते हैं। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स के साथ बचपन से ही एक लगाव था। मेरे वालिद साहब से लेके बड़े दोनों भाई वो स्पोर्ट्समैन थे, एथलीट हैं। तो बचपन से ही हर तरह की स्पोर्ट, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वाश, सारी स्पोर्ट्स खेली। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कोई क्लब पे खेली, कोई डिस्ट्रिक्ट में खेली। तो इस तरह करते करते एक फ़िज़िकल फिटनेस डेवलप हो गई, और दूसरा जो क्यूरोसिटी है वो सफ़र से ज़्यादा कोई बेहतर चीज़ आपकी फुलफ़िल नहीं करती कि आप जाके सीखते हैं, देखते हैं। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें अलाइन हुई। सो कोई 10-11 साल पहले पहली मरतबा मैं ट्रैक पे गया, हाइक पे गया। सो एक रेवलेशन ये थी कि यार मुझे तो इतनी थकावट नहीं हो रही। बाकी सब कह रहे हैं कि हाँ मैं थक गया, मसला हो गया, लेकिन मुझे जैसा महसूस नहीं हो रहा। वो आई थिंक केम फ्रॉम दी स्पोर्ट्स, कि उसमें मैं ज़्यादा एथलेटिक एक्टिविटीज़ में रहता था, वाबस्ता रहता था। और दूसरा वो जो जानने की ख्वाहिश थी वो भी वो फुलफ़िल हो रही थी। तो ये दोनों चीज़ें आई थिंक इनसे स्टार्ट हुआ। देन पहली मरतबा मैं 2013 में एक टीम लेकर गया दोस्तों की।
कि मैं ट्रैक पे लेकर गया। मुझे याद है मैं दोस्तों के घरों से जाके इजाज़तें ली, उनके वालिदैन को मनाया, उन्हें प्रोग्राम दिखाया। जैसे अब मैं अपने जो है ना ट्रैकिंग और क्लाइंबिंग एडवेंचर्स सेल करता हूँ जो क्लाइंट्स के लिए, तो वो उनके वालिदैन को सेल किया उस टाइम, अंकल ये हमारा प्लान है, इतने हम इधर से निकलेंगे वगैरह वगैरह। सो वहाँ से शुरुआत हुई। एंड देन अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं अगर वो ना होते तो दूसरी चीज़ें ना वजूद में आती। एक चीज़ जैसे इससे पहले हम अनसंग हीरोज़ ऑफ वैली ऑफ लाइफ के टाइम पे मिले, 2019 तक मैं बिल्कुल ना बलद था उन प्रॉब्लम्स से जो बहुत सारे माउंटेनियर्स फेस कर रहे थे। वंस अगेन बिकॉज मैं यहाँ से था तो मेरे घर में तो डिपेंडेंट नहीं थे मेरे घर वाले मेरी माउंटेनियरिंग के ऊपर, मैं तो अपने शौक के लिए जा रहा था, ट्रैकिंग कर रहा था, कुछ ऐसा कर रहा था। वहाँ एक हमारे 2019 में हमारे एक दोस्त की डेथ हो गई, तो उस साइड पे ध्यान गया कि यार अगर जब फोत हो जाता है कोई माउंटेनियर तो उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके यहाँ क्या मसाइल हैं। अच्छा उस तरफ निगाह गई तो एक प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, वो शुरू कर लिया तो वहाँ से और बातें खुली। तो ऐसे करते करते ऐसे बचपन में वो एज ऑफ एम्पायर्स गेम थी ना, जब आप थोड़ा जो है डिस्टेंस कवर करते थे तो मज़ीद आपके सामने नक्शा खुल जाता था। तो इसी तरह की चीज़ें मेरे साथ भी हुई, और वो करते करते अब ओवरऑल बात ये है मेरे ख्याल में कि पार्शल पैशन पर्सनल है, लेकिन बहुत सारा पैशन इम्पर्सनल भी है। बिकॉज आई फील कि आपका स्पेशली लाइक ग्रोइंग अप फॉर मी दिस हैज़ बीन अ वेरी सीरियस क्वेश्चन के बजाय इसके कि यार मेरे पास ये नहीं, ये क्यों नहीं है, मुझे ये सवाल तंग करता रहा कि मेरे पास ये क्यों है। लाइक मेरे वालिदैन है, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे घर में प्यार से रखा हुआ है, घर में मुझे खाने मिल जाता है, घर पे सर पे छत है, तो ये सब क्यों है और उस लोगों के पास तो नहीं है। तो ये सवाल ने बड़ा तंग किया, ऐसे बेतहाशा सवालों ने तंग किया। सो फॉर मी इट इज़ देयर मैनी इम्पर्सनल गोल्स एट द टाइम जो मैं कर रहा होता हूँ, उसमें शायद 2-4 चीज़ें मेरे से मुंसलिक होती हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है कि यार वो मेरे से, क्योंकि हमारे माशरे में जब हम जिस मुल्क में रहते हैं उसमें हम बेनिफिशरीज़ हैं। सो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारते हुए भी वो नॉर्मल लाइफ बहुत सारे लोग नहीं गुजार पा रहे। सो फॉर मी आई थिंक दोज थिंग्स मोटिवेट मी मोर देन एनीथिंग एल्स। और कुछ अपनी जो पर्सनल ख्वाहिशात थी वो मैंने बताई हैं आपको। क्योंकि मैं इसमें जब आता है ना कि स्पेसिफ़िकली मोटिवेशन की बात आती है, और वो कहते हैं कि पहाड़ के सामने जाके आपको अपनी ज़ात का एहसास होता है कि आप कितने छोटे हैं और ये रियलिटी क्या है, और आपको आपकी अपनी ईगो हर्ट होती है उधर जाके। तो मुझे याद है कि जब हमारी पहली मुलाकात हुई उस अनसंग हीरोज़ वाला जो इवेंट था, और उस पर आपने मुझे गेस्ट बुलाया हुआ था, और कुछ मेरा भी कुछ फ्रस्ट्रेशन थी, बल्कि मैं काफ़ी बोल गया था उस दिन पोर्टर्स के हवाले से, और स्पेसिफ़िकली जो है वो जो पोर्टर्स के राइट्स हैं उनको लेके। तो क्या चीज़ थी कि जिसने आपको मोटिवेट किए रखा कि आप इसको जो है वो कंटिन्यू करें? क्योंकि मैंने काफ़ी जो है वो दोस्त देखे, इवन इंक्लूडिंग मी, मैं आज ये कन्फेस कर रहा हूँ कि मैंने जो आखिरी फ़िल्म थी मेरी K2 एंड द इनविजिबल फुटमैन, उसके बाद मैं इट्स बीन अ वाइल, अब मेरा ख्याल है कि 7-8 साल हो गए हैं मैं दोबारा माउंटेन्स में नहीं गया, क्योंकि एक और तरह की कमिटमेंट जो है वो चाहिए होती है। तो क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किए रखा, और आप ना सिर्फ मोटिवेट रहे, आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो बनाए, ये किस तरह से जो है वो किया सब कुछ? सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज मुझे याद है हमारी बात हुई उस टाइम पे, और मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें आपका रोल हो फिल्म मेकिंग वाला, और आपने कुछ पॉइंट्स उठाए जो कि मैंने आपसे कहा आप तो सारी बातें सच करें, लेकिन आपको ये पता कैसे, एंड देन ऑफ कोर्स वी डिस्कस्ड ओवर दैट। तो आई थिंक एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी होती है ऐसा कोई भी काम करते हुए, वो ये कि दरगुजर बहुत करना पड़ता है। ये तो सच्ची बात है। कई दफ़ा मुझसे लोग बात करते हैं, मैं कहता हूँ नहीं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, आप सही कह रहे हैं, और मैं भी फेस करता हूँ और बार बार करता हूँ। बट सिर्फ आपको ये मालूम होता है कि आप जो उस चीज़ का रेसिपिएंट होता है उसके लिए तो आप कर नहीं रहे होते, यानी उससे उसका बेनिफिट होना होता है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट जस्ट टू प्लीज़ हिम और टू डू इट फॉर हिम। अगर वो उसको रजिस्टर ना भी करे और उसको उसकी रियलिटी और उसकी जो असलियत है उसको वो ना भी एक्नॉलेज करे, बट आपको पता है कि ऊपर वो एक्नॉलेज हो रही है, जहाँ क्योंकि जो आपके दिल में दर्द उठा था उसको करने के लिए वो उसने नहीं बताया था, ये वो तो इतना अच्छा पिच नहीं कर सकता अपना प्रोजेक्ट। मेरे ख्याल में आप खुद से वहाँ पहुँचे हैं, तो आप किसी और कहानी में उधर वहाँ पहुँचे हैं। सो आई थिंक वो कहानी बिल्कुल सही रहती है, और आपका जो रेसिपिएंट है उसकी वो जो भी कहे, चाहे वो तारीफ़ों के पुल बांध दे, चाहे वो कह दे कि आपने सत्यानाश किया, आपके आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आइदर वे डजंट मैटर, बिकॉज आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या नहीं कर रहे। सो अगर आपका दिल सही जगह पे है, आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ इससे कुछ हो सकता है, तो मेरे लिए दैट मोटिवेशन इज़ इनफ। और बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत दफ़ा ये भी मैं से कह रहा हूँ, कई दफ़ा आप रिजेक्टेड भी हो जाते हैं, आप बड़ा डाउन फील करते हैं, बट अगेन आई पिक मोटिवेशन फ्रॉम दोज थिंग्स, एंड वो मुझे दोबारा
लेकर पहुंचा देती है। और जहाँ तक पर्सनल उस पर रहा कि मैं तो मेरी आई थिंक वही मैं उसको ना दो बना के रखता हूँ एक तरह से लाइफ के अंदर। जिस तरह वो मैंने सुना था बहुत पहले कि अब्दुल सत्तार दीदी की जो वालदा है उनको 2 आने देती थी या पता नहीं रुपया देती थी कि 50 आपने % जो है वो अपने ऊपर खर्च करना है और 50% जो है वो किसी, तो वो एक आना खर्च कर लेते थे, फिर ढूंढते थे कि यार दूसरा किस पे करना है। तो सिमिलरली आई ट्राई कि मेरी कभी भी लाइफ ये ना हो कि 100% मैं सिर्फ अपने गोल्स के बारे में सोच रहा हूँ। उसकी वजह वंस अगेन वही है कि आई फील दैट वी हैव मोर दैन पीपल अराउंड अस। क्योंकि अगर अकल भी दी हो या शऊर दिया हो या अगेन अच्छे टीचर्स दिए हों, अच्छा मेरे केस में तो मुझे वालिदैन ने भी बड़ा पाला पोसा है, मेरे बहन भाइयों ने भी मुझे पाला पोसा है, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, मेरे टीचर्स आज तक मैं कनेक्टेड हूँ, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है। सो आई फील ऑल ऑफ दैट कमिंग टू मी हैज़ अ मीनिंग एंड आई हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। वो सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है। और उसकी वजह यह है कि जो कुछ आप सिर्फ अपने ऊपर इस्तेमाल कर लें वो तो मेरे ख्याल में ज़ाया हो गया, वो तो ऐसे ही खाना खा लिया, वो तो मतलब गॉन, नथिंग लेफ्ट। सो वो सारी थॉट्स ऐसी हैं कि वो मुझे मतलब मेरी कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है मोटिवेशन का, ये इंटरनली आ रही हैं। और वही बात है कि जो एक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव बैक टू सोसाइटी, और मुझे ये लगता है कि ये अब आजकल काफ़ी लैग करती है क्योंकि इतनी मटेरियलिस्टिक दुनिया हो चुकी है कि हर कोई जो है वो अपने जो वो एक बेसिक गोल्स हैं उसमें वो लगा हुआ है, या वो आप नेसेसिटीज़ के अंदर ही आपकी ज़िंदगी गुजर जाती है। और इस सोच तक पहुंचना कि किस तरह हमने सोसाइटी को गिव बैक करना है। और वही बात है कि वी फील लाइक वी आर फ्रॉम द प्रिविलेज्ड पार्ट ऑफ द सोसाइटी, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको गिव बैक करें। तो अच्छा, लेकिन इसके साथ आई मीन कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो है वो ट्रेनिंग क्या थी, और किस तरह से आपने जो है वो, चूँकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट माउंटेन्स के अंदर, और स्पेसिफ़िकली जब आप समिट पुश पे जाते हैं, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, और उसमें उस सारी चीज़ को जो है वो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, नॉट जस्ट फिज़िकली। तो क्या जो है वो ट्रेनिंग आपकी रही, और आई मीन कि जिस बैकग्राउंड और जिस सेटिंग से आप आ रहे हैं, आपने किस तरह उसको जो है वो सस्टेन किया, और उसके साथ जो रिकॉर्ड्स बनाए आपने, और जो अक्सर जो थी मैं वो फर्स्ट समिट पुश के ऊपर जो है वो समिट हो गया, तो ये किस तरह से आपने इसको जो है वो मैनेज किया? ज़्यादा दिन पहले मैं एक जो पहली बात हो रही थी उससे कंटिन्यू कर लूँ, फिर मैं ट्रेनिंग पे आता हूँ। सो एक चीज़ जो आपने कहा ना कि अब ये कम नज़र आ रहा है, जो गिविंग बैक वाला कॉन्सेप्ट है, आई थिंक उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ सक्सेस डिफ़ाइन सही नहीं है। इवन हम जब हमारे बड़े एट टाइम्स विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट जब दुआ भी दे रहे होते हैं किसी को, तो सिर्फ कोई चीज़ हासिल करने की दुआ मिल रही होती है किसी को कि अल्लाह करे बेटा तू फ़लाँ बन जाए, तुझे इतना कुछ मिल जाए। ये इनकम्प्लीट दुआ है, बिकॉज अगर उसको वो हमें मिल गया और हमने उसका इस्तेमाल गलत किया तो तबाह हो गया, मतलब हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मिलने के बाद इस्तेमाल ठीक हो, ये कंप्लीशन है किसी भी चीज़ की। सो आवाज़ दोस्त एक किताब है मुख्तार मसूद ने लिखी थी, उसमें एक मैंने चीज़ पढ़ी काफ़ी पहले, और वो उसमें यह है कि वो अताउल्लाह शाह बुखारी के पास जाते हैं और वो उनसे मिलते हैं और उनसे बहुत सारी बातचीत होती है। आखिर में उनसे वो एक सवाल पूछते हैं कि जी एक सख्त सवाल है, अगर आप ज़्यादा दिन में पूछना चाहते हो। उन्होंने कहा जी आप पूछें कि आपको जब आप क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास जाएंगे और आपसे वही सवाल पूछेंगे कि ऐ वो शख्स जिसे हमने बर्र सगीर पाक व हिंद में सबसे बेहतरीन आवाज़ पुरअसर आवाज़ दी थी और तुम बात करते थे और पूरी दुनिया तुम्हारी बात सुनती थी और घंटों तक सुनती रहती थी, तो हमारी दी हुई इस नेमत के एवज़ तुम क्या लेकर आए हो, तो आपका क्या जवाब होगा? अब जवाब उनका जो भी था और वो अल्लाह ताला जाने और वो जाने, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बड़ा हिटिंग था कि यार बात तो ये है। सो द थिंग इज़ कि आपको अल्लाह ताला ने एक टैलेंट दिया, आपने जाके उसका जवाब देना ऊपर कि भाई इस टैलेंट से मैंने क्या इस्तेमाल किया। सिमिलरली हमें अगर कोई टैलेंट दिया या कोई इन्वायरमेंट दिया, कोई हम तक कुछ चीज़ें पहुंची, तो उसका हिसाब होना है। तो आई थिंक अगर आप सक्सेस को डिफाइन ही गलत करेंगे तो ऑफकोर्स आप पहुँच भी जाएंगे मंजिल पर, तो मंजिल ही ठीक नहीं है। तो ये एक मेजर इशू है हमारे यहाँ। हम कोई बंदा भी किसी को ये बात नहीं बताता कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा है तो ये ख़तरनाक बात है, फिर आप सोचेंगे आप उसका क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ सक्सेस को ये बता रहे हैं कि ज़्यादा है तो बस बेस्ट, 4 लोग बैठते हैं, अच्छा आपके पास कितना, आपके पास कितना, आपके पास कितना, आपके पास सबसे ज़्यादा है, ओके ये सक्सेसफुल आदमी है। नहीं, वो इस्तेमाल क्या कर रहा है। तो आई थिंक वो एक मेजर इशू है। कमिंग टू द ट्रेनिंग वाली बात, आई थिंक वंस अगेन माउंटेनियरिंग में या किसी भी स्पोर्ट में फ़िज़िकल फिटनेस तो प्री रिक्विजिट है, वो तो होनी ही है। तो वो ट्रेनिंग रहती है, बाकायदा रहती है, वो बचपन से एक रूटीन का हिस्सा है। सुबह मैं बड़ी जल्दी उठता हूँ, नमाज़ पढ़ के रनिंग की, कोई कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं करता, वैसे रनिंग करता हूँ, 2-4 किलोमीटर रनिंग कर लेता हूँ, कोई पुशअप्स, ये वो जो एक एक्सरसाइज का आपने रूटीन बनाई होती है, तो आधा घंटा 1 घंटा रोज़मर्रा की। और दूसरा ये कि स्पोर्ट्स करता हूँ जब भी मौका मिले। अभी भी
शादी के बाद मैं नई जगह शिफ्ट हुआ तो मैं शाम को चला जाता हूँ, कोई बच्चे मेट्रिक के हों या एफएससी के हों खेल रहे हो, मैं उसमें घुस जाता हूँ। और आई थिंक हमारी जनरेशन की थोड़ी आसान बात ये थी कि वी हैव दैट दैट कॉन्फिडेंस और दैट वो ईज़ ऑफ गेटिंग इनटू समवेयर। अभी मैं देखता हूँ कि लोगों को बड़ी उसमें कोई ऑकवर्डनेस होती है, हालांकि कोई भी खेल रहा हो, मैंने खेलना ही है, साथ जाके आप घुस जाएँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को जहाँ पे भी हूँ, कोई दूसरे शहर में भी हूँ, करीब जो भी पार्क ग्राउंड नज़र आए, जो खेलता हुआ नज़र आए, तो मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ। फिर यह है कि माउंटेनियरिंग में टेक्निकल ट्रेनिंग आपने लेनी होती है, तो वो मैंने ट्रेनिंग ली। हमारे सीनियर माउंटेनियर्स हैं, कुदरत अली, शाहीन बेग, इस तरह के माउंटेनियर से सीखा, अब्दुल जोशी, इन लोगों से सीखा। और फिर ये कि इसमें बड़ा स्लो प्रोसेस है, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। शुरू में आप ट्रैकिंग करते हैं, फिर आप कोई सिंपल पीक करते हैं, फिर थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल पीक करते हैं, इस तरह की आप चीज़ें करते जाते हैं। जो रिकॉर्ड मैंने पहला बनाया 2019 में, वो 3 माउंटेन रेंजेस, फर्स्ट एवर 3 माउंटेन रेंजेस ट्रैवर्स था। वो कुदरत अली का आइडिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने मुझे कहा कि हमें ये करना चाहिए, और जब उन्होंने शुरू में कहा कि करना चाहिए तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा कि मतलब हमने बारी बारी इनमें ट्रैकिंग करनी? उन्होंने कहा नहीं, हमने शुरू करना है एक जगह से और हमने नागा पर्वत से 30 मीटर तक हमने चलते जाना है। तो मैंने कहा मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। मैंने जाके थोड़ा रिसर्च की, तो वो तो कोई नज़र आया कि कम से कम 600 किलोमीटर पैदल चलने पड़ेंगे। मैंने उन्हें कॉल बैक की कि मतलब ये मेरे पास डाटा आ रहा है। उन्होंने कहा हाँ इतना तो होगा। तो अब मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब। मैंने कहा तो मतलब आप मुझे क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि हम दोनों टीम अप हो सकते हैं और हम दोनों ये कर लेंगे। सो अब वो बहुत सीनियर माउंटेनियर थे और उनका कॉन्फिडेंस था मुझ पर, तो मुझे लगा कि यार बिल्कुल ठीक है, अगर ये कह रहे तो फिर कर लिया। बड़ा मुश्किल था उसमें, मतलब अगेन अगर मैं सोचूं, पीक्स भी सबमिट किए हैं, 20 साल मैंने 5 पीक सबमिट किए हैं, लेकिन अगर मैं सोचूं पिछले एडवेंचर्स तो वो शायद वन ऑफ द टफेस्ट था, क्योंकि उसमें पासेस भी क्रॉस कर रहे हैं, सड़क पे भी चल रहे हैं, गांव सामान सारा खुद उठाया हुआ, सिर्फ हम दोनों थे, तो वो बहुत मुश्किल था। वो किया। फिर उसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स रहे, लेकिन अभी जो मैं कर रहा हूँ वो मैं 7 समिट्स कर रहा हूँ। उसमें आपने दुनिया की हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक समिट करनी होती है। तो 2 मैंने कर ली हैं, अफ्रीका की कर ली है, यूरोप की कर ली है, और अब आगे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे करते करते फिर एवरेस्ट भी समिट करनी होगी, और अंटार्कटिका भी जाना होगा। तो इस तरह से है। वाह वाह वाह। अच्छा, इस सारे समिट्स के अंदर मैंने एक चीज़ ये देखी कि आपने किस तरह से जो है वो एम्पावर किया जो लोकल जो कम्युनिटी थी, और स्पेसिफ़िकली जो वहाँ के लोकल हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स थे, क्लाइंबर्स थे। तो जो कि मुझे वैसे दिखने को नहीं मिलता, और अक्सर हमारा जो हमेशा से जो क्लाइंबिंग कम्युनिटी है या माउंटेनरिंग कम्युनिटी है, उसके अंदर ये शिकायत होती है कि जो लोकल जो क्लाइंबर्स हैं या माउंटेनियर्स हैं, उनको जो है वो कभी उनका ड्यू क्रेडिट मिला नहीं। हमारी जो पूरी डॉक्यूमेंट्री थी वो भी इसी के ऊपर थी कि किस तरह से जो है वो फॉरेन क्लाइंबर्स आते हैं और वो सबमिट करते हैं और दुनिया उनके नगमे गाती है, और जो हमारा क्लाइंबर है वो कहीं भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है, और फिर ये किस तरह आपने जो है वो ये सोचा कि यार मुझे इस लोकल जो क्लाइंबर्स हैं और जो कम्युनिटी है इसको साथ लेकर चलना है? अच्छा, इसमें ऐसे है, और आप क्योंकि इसमें बड़ा डिटेल आपने खुद काम किया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। इट इज़ फार मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन it is displayed, because it is not just like that। कोई अगर, क्योंकि ना माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग एक स्किल है, प्रेजेंटेशन एक और स्किल है, वो भी एक स्किल है, सिमिलरली प्रोजेक्ट बिल्ड करना वो भी एक स्किल है। जो हम वाकई में हमारे माउंटेनियर्स के साथ इशू रहा वो ये कि उनको लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ भी वहाँ, वो जिस इलाकों से मोस्टली लोग आते हैं, चाहे शिमशाल से हों, चाहे हुशे से हों, सतपारा से हों, वगैरह वगैरह, वहाँ पे स्कूल या अस्पताल या बेसिक लाइफ नेसेसिटीज़, इंश्योरेंस, उस तरह की चीज़ें भी उनको मैसर नहीं है। जब वो चीज़ें मैसर नहीं है तो जाहिर है उनका ओवरऑल जो प्रोजेक्शन है या उनकी जो प्रेजेंटेशन है अपने काम की, स्ट्रेंथ तो है, यहाँ तक तो बात मैं मानता हूँ, लेकिन कई दफ़ा अगर हम बात कर रहे हैं कि जी फॉरेनर जो है उसको ज़्यादा वो मिल रही है, तो जाहिर है बिकॉज वो प्रेजेंट कर पा रहा है। अब दिस इज़ ट्रू कि इनके केस में इनको वो टूल्स नहीं अता कर पा रही रियासत, जिसकी वजह से ये भी खुद को इतने अपने आप को या अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर सकें। अब वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बातें हैं इस एक लाइन के अंदर। जब हम ये बात करते हैं कि जी हमारे माउंटेनियर्स को वो नहीं मिल पाता, तो उसकी फिर बहुत लंबी चौड़ी रीजंस हैं। और फिर इशू ये है कि क्यों नहीं ये सॉल्व हो पाती। और अगेन ये वो टॉपिक है जिस पे हम बड़ी बात कर सकते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि प्रॉब्लम हो तो एक 1 स्टेप उसका आंसर हो। 1 स्टेप आंसर है नहीं है, आपको बैठ के महीनों सालों के प्लान बना के करने पड़ते हैं काम। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, हम जो अनसंग हीरोज़ वैली ऑफ लाइफ की बात करें वो 2020 में था, उससे लेकर अब तक
बहुत सारी चीज़ों पे हम बैठे और अगेन उसमें हर साइड से प्रॉब्लम्स होते हैं। जो माउंटेनियर्स ये शिकायत कर रहे थे उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी भी कुछ चीज़ों पे कमियां कोताहियाँ होती हैं, कुछ जगहों पे ईगो होती है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। सिमिलरली रियासत से भी डिमांड्स करनी पड़ जाएंगी, भाई चीज़ें ठीक करें, वो नहीं करते तो आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है। सो आपको इंश्योरेंस को ठीक करना है। ऑफकोर्स जब इंश्योरेंस होगी तो लोग ज़्यादा ज़्यादा खुल के अपना काम कर सकेंगे। अच्छा, रेस्क्यू को ठीक करना है। अच्छा जी, अगर लोग स्ट्रॉन्ग है भी हैं तो क्या टेक्निकल स्किल है, अगर नहीं है तो वो कहाँ से आना है। अच्छा, अगर टेक्निकल स्किल है भी, क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं है, उसकी क्या अहलियत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाना है। अब उसमें फिर आ जाते हैं कि वो जिम्मेदारी किसकी है। अब वन लाइन प्रॉब्लम को वो करने का आसानी है कि जी रियासत की जिम्मेदारी से उन्होंने नहीं किया, ख़त्म हो गई बात। बट वंस अगेन हम कर सकते हैं। अनसंग हीरोज़ वैली ऑफ लाइफ शुरू करने की बात ही ये थी कि हम लोग जो यहाँ रहते हैं, 1000 लोगों को जानते हैं, इतने बहुत कुछ कर सकते हैं। जब अपने लिए कर सकते हैं तो एक मसले को हल करने के लिए क्यों नहीं कर सकते। एंड देन अगेन वहाँ पे आप ये चीज़ फेस करते हैं कि जिनके लिए हल कर रहे होते हैं, एट टाइम्स दे डोंट एक्नॉलेज दैट, बट वंस अगेन दैट वाज नेवर द रीज़न टू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो एक्नॉलेज करें या ना करें, हम तो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, लेकिन इट इज़ सॉल्वेबल। और आप अगर उस पर कोशिश करें तो आई थिंक, और हम किसी हद तक उसको सॉल्व कर पाए हैं। कुछ का ख्याल ये है कि हमने सॉल्व किया है, कुछ एस्पेक्ट्स को, कुछ का ख्याल यही है कि हमने भी कुछ नहीं किया, तो चलता रहता अच्छा, ये तो आपको सुनने को मिलता होगा ना कि यार ये तो साद इज़ नॉट फ्रॉम द कम्युनिटी, ये तो बाहर से आया है और ये बाहर से आके जो है वो हमारी कम्युनिटी की बात करता है। और मेरा ख्याल है ये हमेशा एक चैलेंज रहा है, हमारे साथ भी ये चैलेंज रहता है, क्योंकि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ, स्पेसिफिकली जो कि इंडेंजर्ड या फेडिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ आप काम करते हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कम्युनिटी को कन्विंस करना और उसके साथ लेके चलना। तो हाउ यू डील विद दिस? आई थिंक वंस अगेन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यही है कि आपने एक तो मैक्सिमम फॉरगिविंग, क्योंकि वो बहुत सारी बातें ना ब्लाइंडेड होते हैं बहुत सारे लोग, उनको बहुत सारी पूरी बात नज़र ही नहीं आ रही होती। अगर हमें या आपको अल्लाह ने वो शऊर दिया कि हमें पूरी बात नज़र आ रही है तो इसमें हमारा कमाल नहीं है, उनका कसूर नहीं है। तो जब ज़्यादा अगर कोई शऊर दिया है तो आपको फॉरगिविंग ज़्यादा होना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर आप उससे माइंड करें कि यार मैंने 4 बंदों की भलाई की थी, 5वां शिकायत कर रहा है, तो भाई 5 मेरी तो जिम्मेदारी तो नहीं थी, मैंने तो जितना कर सका कर लिया। लेकिन आपको वहाँ पे माइंड नहीं करना होता और आपको उसकी बात में सुन के चलना होता है, क्योंकि इट टेक्स टाइम और आपको बहुत सारी चीज़ें लेते रहना है, बातें सुननी है और ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। चंद लोग जो हैं, फिर आप ये देखते हैं कि जब वक्त गुजरता है तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड भी आना शुरू हो जाते हैं। व्हेन दे सी कि नहीं यार रियलिटी में ये चीज़ें हुई हैं, ये फैक्ट्स हैं, तो फिर वो उनका एतमाद भी आप पे बढ़ना शुरू हो जाता है। सो मुश्किल काम है, बिकॉज ज़ाहिर है ट्रस्ट के इशूज़ होते हैं और बहुत सारे इशूज़ ज़ाहिर है लोगों की गलत एक्ट से भी पैदा हुए होते हैं। बहुत सारे लोगों ने एक्सप्लॉयटेशंस की भी होती हैं, तो उसकी वजह से लोगों के डर होते हैं, लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं। सो अगेन बड़ा वो लंबा और प्रोसेस है और आपको चलते रहना पड़ता है उसमें इस्तकामत के साथ। नहीं, ये तो फिर आपकी इस्तकामत को सल्यूट है कि जिस तरह से आप चलते आ रहे हैं। अच्छा, एक हमेशा से जो है ना वो मेरे माइंड में भी ये सवाल रहा और अक्सर ये सवाल किया जाता है कि जो क्लाइंबर्स हैं या स्पेसिफिकली जो माउंटेनियर्स हैं, वो अपनी जान को ख़तरे में डाल के और इन दी एंड क्या जी समिट हो गया जी, पहाड़ सर कर लिया, तो इसमें ऐसा क्या है? ये मतलब ये क्या पागलपन है ये? आई थिंक इसके भी अगेन बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब बहुत सारी माउंटेनियरिंग में ऐसा नहीं होता, वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है। एक तो ये है कि कुछ गलत फहमी भी यही लगता है कि जैसे वो बंदा गया है तो वो समझ के गया कि वो मरने जा रहा है। नहीं, बहुत से ऐसे माउंटेनियर्स हैं जिन्होंने बेतहाशा पीक समिट किए हैं। अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि भाई हमारा रूल ये था कि जान तो क्या एक उंगली पे वो भी ना हो, इस तरह से हमने सेफ़ क्लाइंबिंग करनी है। दूसरी तरफ यह है कि एट टाइम्स जो चीज़ एट स्टेक होती है वो मच लार्जर देन जस्ट समिटिंग द माउंटेन होती है। अली भाई ने मुझे एक दफ़ा कहा कि जब 2013 में नागा पर्वत वाला वो इंसिडेंट हुआ वहाँ पे, तो उसके बाद वो वहाँ पे क्लाइंब के लिए जा रहे थे, आई थिंक विंटर क्लाइंब थी, तो उन्होंने कहा कि उस 2013 के वाक़े के बाद वहाँ टूरिज़म ख़त्म हो गया था, कोई नहीं आता था। जब नहीं आता था तो वो इस्लामाबाद लाहौर तो है नहीं, वहाँ तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंडेंट थी उसके ऊपर। जब वो नहीं हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रुक गई, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने उनके जहन में, उन्होंने मुझसे बात शेयर की कि मेरे जहन में था कि अगर मैं ये कर लेता हूँ, एक पीक समिट करता हूँ और उसके बाद नागा पर्वत दोबारा पूरी दुनिया की न्यूज़ में आता है, तो लोग दोबारा माउंट इधर आना शुरू कर देंगे, दोबारा यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, दोबारा लोग बच्चे पढ़ाई के लिए जाएंगे। सो इट इज़ एट टाइम्स फार बिगर दैन जस्ट सबमिटिंग अ माउंटेन फॉर योर पर्सनल अचीवमेंट। सिमिलरली कई दफ़ा वो नेशनल गोल बन जाता है कि हम जो है ना कि K2 विंटर पे अली भाई पे आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा हो गया कि जी नेपालियों ने कर लिया है तो लिसत पारा भी करेगा, उस तरह की बातें। कई दफ़ा वो रीज़न्स राइट हैं, कई दफ़ा रीज़न्स रॉन्ग हैं।
और पर्सनली आई थिंक फिर देन किसी का गोल होता है कि कोई सर्टन चीज़ वो करना चाहता है और उसकी खातिर वो रिस्क ले लेता है। लेकिन जो जितना मैंने देखा, बिकॉज मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, कि कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं लोग। ये बहुत काम है कि कोई बंदा जानते बूझते एक जान की बाजी लगाने गया होता है कि बस मैं ये कर लूँगा। वो देखता है, जाहिर है उसके वो जो उस गेम की जो रूल्स हैं या जो हालात हैं, जो एनवायरनमेंट है, वो टफ़ है। अब आप कोई भी रेसिंग की जो स्पोर्ट है, जितनी भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स हैं, उनमें एनवायरनमेंट ही उस स्पोर्ट का ख़तरनाक है, चैलेंजिंग है। उसके अंदर लाइफ एंड डेथ की गेम फिर वो बन जाती है। बट डेफिनेटली वो बंदा अपने कोशिश यही कर रहा होता है कि वो करके सेफली अपने घर वालों के पास वापस जाए। हाँ, लेकिन इसमें चूँकि नेचुरली चूँकि आपने कहा इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो उसमें एवरलॉन्च आ गई, ठीक है। वो K2 पे जो है वो 2013 आई गेस, हाँ ठीक है। और फिर इसके अलावा कोई और इस तरह का जो है वो डिज़ास्टर हो गया, तो आई मीन कि उसमें तो फिर वो कैलकुलेशन आपकी कहाँ तक, नेचर के आगे तो मेरा ख्याल है योर कैलकुलेशन तो फिर आपकी नहीं काम करेगी। ट्रू, उसमें भी कुछ चीज़ें तो होती हैं, कंडीशंस होती हैं, कुछ साइंस होते हैं, आप उस कोशिश करते हैं, उसको पढ़ें और उसको जब लगे कि यार यहाँ पे एवलांच का चांस है तो ना जाएं। और कई दफ़ा आप मिसरीड कर देते हैं, आपको लगता है कि नहीं होगा लेकिन हो जाता है। लास्ट ईयर मनासलू पे हम क्लाइंब कर रहे थे, मैं भी क्लाइंब कर रहा था, ऑल्दो आई नेवर अनाउंस्ड इट पब्लिकली, लेकिन मैं क्लाइंब कर रहा था और अब लगातार बर्फ़ पड़ रही थी। सो कुछ 8-10 दिन बर्फ़ पड़ती रही, तो मैंने जो इंटरनेशनल एक्सपीडिशन लीडर था उनसे बात की कि एवलांच का चांस नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ आ भी सकता है। तो मेरे लिए ये आंसर इतना कोई सूटेबल नहीं था। जब हम लोग निकले समिट पुश के लिए, तो मैंने एडवांस बेस कैंप सरबाज से कहा कि मैं तो वापस जा रहा हूँ। उसने कहा क्यों, कोई मतलब सर में दर्द हो रही है या कोई अच्छा फील नहीं हो रहा? मैंने कहा नहीं, फिजिकली तो सब ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे इशारा किया कि ये दिल और दिमाग जो है ना ये नहीं मान रहे, वाइब आई है कोई। हाँ, मैंने कहा मुझे कोई अच्छी पॉजिटिव थॉट नहीं आ रही, मुझे आंसर गलत लग रहे हैं। और 3 महीने बाद मेरी शादी थी और सिर्फ मेरी मंगेतर को पता था कि मैं क्लाइंब कर, और किसी को पता नहीं था। तो मैंने कहा अगर ये घर वालों को न्यूज़ मिलती है टीवी कि एक पाकिस्तानी कोपेमा जो है वो एवलांच की जद में आ गया, तो ये तो बड़ा उनके लिए ज़िंदगी भर का ट्रॉमा हो जाएगा। तो और अब होता बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बड़ी एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। आपको लग रहा होता कि यार बड़े पैसे लगे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ इतना टाइम निकाल के, महीने के लिए मैं टाइम निकाल के आया हूँ, मैंने इतना कुछ लगाया, तो यार मैं कहीं जल्दी गिव अप तो नहीं कर रहा, मैं मेहनत करके पहुँच सकता हूँ, इसी को मैंने। लेकिन देयर इज़ अ फाइन लाइन वेयर यू नो मेक अ डिसीजन कि क्या सेफ है क्या सेफ नहीं है। तो एनीवे मेरा ख्याल है इसमें शादी का रोल ज़्यादा था। नहीं, आप देखें होता क्या है इस कहानी में। आई केम बैक नेक्स्ट डे, देयर वाज एन एवलांच। एवलांच आया, 15-20 लोग हिट हुए, 2 लोग उसमें 1 या 2 लोगों की डेथ हो गई उस एवलांच के अंदर। सो जैसे ही वो आया, मैंने हेली लिया, मैं तो सीधा काठमांडू और नेक्स्ट फ्लाइट से पाकिस्तान। बाय द टाइम सरवाज और हमारे को दोस्त सोहेली बेस कैंप आई, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आप किधर? मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान हूँ मैं तो पहाड़ के करीब भी नहीं हूँ। तो कहने का मकसद है कि कई दफ़ा आप देखते हैं हालात और आपको लग रहा होता है कि क्योंकि वो साइंस हैं, बट सम टाइम्स, अब इसी से मुझे एक बात याद आई कि आपने इतना कमिट कर लिया होता है कि वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। अब वो जो कमर्शियल एक्सपीडिशन लीडर्स थे, उनका उधर करोड़ों लगे हुए थे। देयर वाज नो वे दे कैन टेल अ क्लाइंट कि जी आपने हमें दिया है व्हाटएवर $1,00,000 दिया है, लेकिन सॉरी हम कैंसिल करते हैं, बिकॉज दिस इज अ चांस कि एवलांच आ जाए। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था, मेरी अपनी ज़िंदगी है, मेरे अपना प्लान है। मैंने देखा कि नहीं, मुझे लग रहा है कि सिचुएशन ठीक नहीं है, तो मैं भाग गया। आई थिंक नेचर को लेके ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और मुझे कोई वो नहीं, किसी को लगे कि यार वीक क्लाइंबर है मुड़ के चला गया है, किसी को लगे वो उसकी मर्जी है, बट हमारे लिए हमारी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। कल को एक और पहाड़ भी सर करना है, तो इसलिए नहीं, लेकिन साथ इसके अंदर फाइनेंशियल्स भी तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। मतलब एक पूरा एक्सपेडिशन, अगर हम एवरेस्ट की अभी क्या रॉयल्टी इस वक्त है $12,000 $12,000 सिर्फ परमिट है, वो तो सिर्फ $12,000 का परमिट है। तो जस्ट इमेजिन पाकिस्तानी तो मेरा ख्याल है ये 30 ये तो परमिट है आपकी 40 लाख बन जाता है और एक्सपेडिशन $40,000-50,000 है तकरीबन। देखें मतलब $40,000-50,000 का मतलब है कि 2 करोड़ या मे भी ज़्यादा, आई डोंट नो, जो आजकल हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन है। तो अगर आप 2 करोड़ लगा के जा रहे हैं, चले अगर हम एवरेस्ट की बात ना करें, किसी और उस माउंटेन पे हम आ जाएं, कम रियलिटी पे आ जाएं, आप 50 लाख भी लगा रहे हैं, तो वो वाला फाइनेंशियल प्रेशर भी तो आपके ऊपर होता है ना कि नहीं यार मुझे करके जाना है। हाँ, बिल्कुल होता है। वंस यू आर स्पॉन्सर फिर तो बहुत प्रेशर होता है। लाइक स्पॉन्सरशिप ना हो तो आप थोड़ा इजी फील कर रहे होते हैं। खैर उस पर अगेन डिपेंड करता है स्पॉन्सर्स के साथ रिलेशन कैसा है। अगर अच्छे स्पॉन्सर हो तो दे ऑलवेज टेल यू कि भाई पैसा हमने दिया है, ठीक है, पूरी कोशिश करना, सबमिट करना, फ्लैग हमारे समिट पर रेज करना, लेकिन इतना हम आपको नहीं कह रहे कि आप अपनी जान की बाजी लगा दो, जहाँ लगे वहाँ से मुड़ आना। इवन अन्नपूर्णा भी मुझे याद है
कि बिकॉज मैं एक्सपीडिशन मैनेजर था उस एक्सपीडिशन पे, सरबाज और अब्दुल अन्नपूर्णा क्लाइंब कर रहे थे। तो बिल्कुल जो लास्ट समिट पुश थी और कामरान भाई भी थे और हम बस लास्ट दुआ करके ये लोग जा रहे थे, तो उनसे मैंने कहा कि भाई आप दोनों, हम यहाँ आए हैं 25 दिन से यहाँ पे थे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम यहाँ क्या करने आए थे, हम सब मेरे को पता है अपना अपना काम कर रहे हैं, बट किसी भी मौके पे अगर आपको लगे कि यार मैंने नहीं जाना आगे, मतलब ख़तरा है या कोई आपको फील ऐसी लगे, तो आप वापस आ जाओ। आपने ये प्रेशर नहीं लेना कि यार पूरी कौम देख रही है और वो बड़ा है, क्योंकि इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मुझे सरबाज ने बताया 2019 में उसने लोटसे क्लाइंब की और एवरेस्ट क्लाइंब करने उसको उस पर फ्रॉस्ट बाइट हो गई। अब वो स्पॉन्सरशिप जो लेकर आया था उसमें एवरेस्ट भी शामिल थी और परमिट भी पे कर चुका हुआ था एवरेस्ट का, और लोग पाकिस्तान से मैसेज कर रहे हैं कि हाँ भाई एवरेस्ट का क्या प्लान है, कब सबमिट करोगे। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि अगर आप एवरेस्ट सबमिट करने जाते हो तो आपका टो कट जाएगा उसके बाद, अगर आप रेस्ट नहीं करते अभी तो ये हो सकता है। उसके बावजूद उसने रात को 3 दफ़ा अपना बैग पैक किया कि मैं निकलता हूँ क्लाइंब करने के लिए, फिर उसने कहा कि नहीं यार नहीं जाना चाहिए, फिर उसने बैग पैक किया कि नहीं मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे ये बात है कि आपको एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी, एक तो राइट वैल्यूज भी सेट करनी होती हैं ताकि अगले बंदे को पता हो, और दूसरी तरफ उस इंसान भी बड़ा मैटर करता है कि वो प्रेशर किस तरह से लेता है। जैसे वंस अगेन फॉर मी यू कैन से वट एवर यू वांट, बट जहाँ मुझे खतरा लगेगा मैं तो वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मेरे लिए माउंटेनियरिंग इज़ वन ऑफ माई पैशंस। मेरे तो और भी बड़े ख्वाब है, मेरे और भी चीज़ें करनी है। सो आई माइट नॉट बी इवन डूइंग माउंटेनिंग 10 years फ्रॉम नाउ, आई माइट बी डूइंग समथिंग एल्स। तो वो शौक है, बट और दूसरा है कि अगर आप सारी चीज़ें सोचते हैं ना कि अगर घर वाले साथ हैं और वो आपको सपोर्ट करते हैं कि अपना आप वो करो, तो एट द सेम टाइम ये फिर आपका भी वो बनता है कि आप टू मच रिस्क ना लें। तो आई थिंक सब चीज़ें मैटर करती हैं, बट एट टाइम्स येस बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समवट तो हमेशा ही होता है स्पॉन्सर्स के थ्रू, और अगर स्पॉन्सर्स ना हो तो आप फाइनेंशियली उसको कर नहीं सकते, एक्सपेंसिव स्पोर्ट है कुछ एक ख़ास सतह के बाद, और अगर वो आ जाए तो प्रेशर होता है। सो अच्छा, तो इसमें जो स्पॉन्सरशिप है मतलब वो कितनी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर पार्ट है और हम फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, तो स्पॉन्सर्स को तलाश करना और उसको कन्वेंस करना और एक पूरा एक्सपीडिशन प्लान करना, तो ये इसमें क्या चैलेंजेस हैं और ये किस तरह से होता है? इसमें चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं, क्योंकि देखें कोई भी स्पोर्ट होता है उसमें खिलाड़ी का काम होता है खेलना, और बाकी जो सारा स्ट्रक्चर होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो बिल्ड करती है जो भी उसका इदारा एक मुल्क ने बना के दिया होता है। बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं, मैं बास्केटबॉल बिकॉज खेलता रहा, फॉलो भी करता हूँ, वो स्कूल में बच्चा अच्छा खेलता हो तो उसको साइड पे कर लेते हैं, स्कूल से कॉलेज से हर चीज़ उसकी सेपरेट से पता होता है, उसने वो ये नहीं सोचना होता कि उसने बस अच्छा बास्केटबॉल खेलना होता है, रेस्ट ऑल विल बी टेकन केयर ऑफ। और उस पर किसी ने उस पर एहसान नहीं करना होता, वो इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो उनको कमा के देता है, वो उसके लिए हालात बनाते हैं, सब कुछ मिलकर चलता है। इशू ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ों को, ना सिर्फ माउंटेनियरिंग ही नहीं, बहुत सारी स्पोर्ट्स, क्रिकेट एक अच्छी एग्जांपल है किसी हद तक, लेकिन बहुत सारी स्पोर्ट्स के अंदर हमें सब कुछ करना पड़ता है। पहाड़ भी खुद ही चढ़ना है, अपनी प्रपोजल भी खुद ही बनाना है। मैं अपनी पूरी कम्युनिटी का, मेरे ख्याल में बहुत सारे माउंटेनियर्स का मैं एजेंट हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाई की है तो उनके लिए प्रेजेंट कर सकता हूँ, प्रपोजल बना सकते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। इशू मेजर ये है कि कोई ऐसा इदारा नहीं रहा कि जो पूरे माउंटेनियर्स के लिए ये काम करके दे रहा होता कि यार आप अगर अपना स्किल डेवलप करोगे ना तो हम आपके लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे। ये नहीं था, नेशनल लेवल पे कोई नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फिर यह है कि अपनी मदद आप करें, तो ज़ाहिर है उस पर फिर जाते हैं, आप लोगों को पिच करते हैं, आप बताते हैं कि जी हम आपकी इस तरह से मार्केटिंग करेंगे, हम इन रिटर्न ये करेंगे, हम कोई ट्रेनिंग दे देंगे, हर बंदे की डिफरेंट, आप उसको देखते हुए उसको पिच करते हैं वो चीज़, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वही आपकी प्रोफाइल बिल्ड होती है। फिर आप देखते हैं कौन सा बंदा, फिर आप देखते हैं कहाँ पे हमारी कोई ऐसी कोई वैल्यू है, ऐसा कोई गोल है जो अलाइन होता है, उन्होंने भी सोचा हो कि ऐसा करना है, हम भी उस हमारे लिए भी यूज़फुल हो, हमारे लिए भी उससे अलाइनमेंट होती हो। तो इस तरह करके आपको ढूंढना पड़ता है, बट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, एंड स्पेशली वंस अगेन फॉर ये नेचुरली कि आपका कोई अलाइनमेंट बन जाती हो तो बड़ी अच्छी बात है, वरना एज अ स्पोर्ट्समैन तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। वो जो सबसे अपनी गेम का पता है उसे ये तो नहीं पता कि उसने कैसे प्रपोजल बनाना है, और तो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग। नहीं तो मतलब कौन स्पॉन्सर होते हैं, किस तरह के इदारे इसमें स्पॉन्सर करते हैं? डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं जो कर रहा हूँ एक्सपीडिशन में, उसमें शान फूड्स स्पॉन्सर है, क्रेसेंट स्टील स्पॉन्सर है, एक बड़ा जो हम मिशन समिट 14 लेके चल रहे हैं उसमें मल्टीनेट ने कंसिस्टेंटली स्पॉन्सर किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में वाले स्पॉन्सर करते हैं, तो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट लोगों ने स्पॉन्सर किया। तो ये ज़्यादा कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं जो, हाँ जी, जो या उनको लगता है कि यार वो कोई उसमें कोई मुल्क के लिए कोई मोहब्बत नहीं, उनको लगता है कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट है, क्योंकि ये ना माउंटेनियरिंग की एक बात ये है कि ये एडवेंचर टूरिज़म से अलाइन होता है। एडवेंचर टूरिज़म जो है वो ओवरऑल टूरिज़म और मुल्क में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे, तो ये चीज़ सिर्फ पर्सनल नहीं रहती, बहुत सारे लोग आपके थ्रू इम्पर्सनल चीज़ों को भी देख रहे होते हैं कि चलो इस बंदे पे हम पैसा नहीं लगा रहे, हम इसके थ्रू इन चीज़ों पे भी कर रहे हैं। सो
बड़ा विजन और किसी हद तक मुल्क को लेके जिनके जहन में चीज़ें हों वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आपके प्रोजेक्ट में तो किसी को इंटरेस्ट नहीं होता ना, मतलब मैं सबमिट करूँ या ना करूँ इससे किसी का क्या फ़ायदा है। और सर फिर बात भी है, तो यू हैव टू शो हाउ यू कैन गेट देम वेयर दे वांट टू गेट। अगर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए टूरिज्म में कुछ भलाई करना चाहते हैं, तो फिर आप कहते हैं यार ये सर्विसेज मेरी आपके लिए अवेलेबल हैं, मैं इन चीज़ों में आपको वो करूँगा। या किसी को मार्केटिंग चाहिए होती है सिर्फ, तो आप उनके लिए मार्केटिंग कर देते हैं। अभी मैं 2 परफ्यूम लेके यूरोप की हाईएस्ट समिट पे गया हुआ था, उधर जाके मैंने उनका वो लगाया, कुछ क्लाइंबर मेरे पे हंस रहे थे कि ये परफ्यूम लेके समिट पे आया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें भी करनी होती है। अच्छा, नहीं तो बेसिकली माउंटेनरिंग की हम बात करते हैं और मैं देखता हूँ अक्सर, यानी कि काफ़ी जो है ना अभी एक रुझान चला है, और पाकिस्तान में जब से सोशल मीडिया आया है तो ट्रैकिंग, ट्रैवल, सेल्फ़ी का जो क्रेज़ है उसने काफ़ी ज़्यादा इस तरफ भी मोटिवेट किया है। तो अगर कोई वाकई सीरियस है इसको स्पोर्ट को लेके और वो क्लाइंबिंग में आना चाहता है, तो क्या पाथ होना चाहिए, क्या उसका मतलब क्या रास्ता है कि जिसको वो चुन सकता है और इस तरफ आ सकता है? आई थिंक उसको जैसा हर चीज़ का एक प्रोसेस है ना, तो इसके लिए भी वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। और अगेन उसकी फिर स्टेजेस हैं, आप जैसे पढ़ाई में करते हैं, मैट्रिक करते हैं, फिर एफएससी करते हैं, ऐसे करके। तो कई दफ़ा जो गलत फहमी होती है सोशल मीडिया से वो ये कि लोगों का दिल करता है कि वो सीधा K2 सबमिट करने चले जाएँ, जो कि हो नहीं सकता। सो इसका रास्ता ये है कि आप ट्रैकिंग करेंगे, कोई आप पहले देखेंगे कि यार मैं एडवेंचर में घर से दूर मुश्किल हालात में रह सकता हूँ, कैसी मेरी बॉडी कैसे बिहेव करती है, हाई एल्टीट्यूड में मैं कैसा रहता हूँ। फिर आप फिजिकली खुद को फिट रखेंगे, आप टेक्निकल ट्रेनिंग्स लेंगे कि जो माउंटेनियरिंग का इक्विपमेंट है, क्रैम्पॉन्स पहन के कैसे चलना होता है, इसे कैसे इस्तेमाल करना है, नॉट्स कैसे लगानी है। और वो करते करते फिर आप प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप आप चल सकते हैं। रश किसी भी काम में नहीं करना चाहिए, शॉर्टकट किसी काम में भी नहीं हो सकता, इधर तो ख़ास तौर पे नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो नताइज हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। जान जाएगी हाँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद आई मीन कि आप इतना वक्त दें, इतनी ट्रेनिंग करें, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस पे कोई इसमें कैरियर बन सकता है, रिवार्ड है इस पे? यस, आई थिंक अगर तो जैसे मेरे केस में मैं गाइडिंग करता हूँ, सो मैं साल भर अगर मैंने सोचा कि मैंने ये प्रोजेक्ट करना है, 2 पीक्स करनी है, बट उसके अलावा 10 जगह पे मैं लोगों को लेके जा रहा होता हूँ। सो मेरे लिए तो ये अर्निंग पीसी के थ्रू है, मेजर अर्निंग। मैं K2 बेस कैंप लेके चला जाऊँगा, कोई 5000-6000 मीटर की पीक होगी, मैं उस पर लोगों को ले जाऊँगा। सो फॉर मी, और पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल बहुत अच्छा बन सकता है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें 1000 ऑप्शंस दी हुई हैं। ट्रैकिंग की भी हम लेके जा सकते हैं, टूर्स पे भी लेके जा सकते हैं, क्लाइंबिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं। हम तो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, वरना तो मतलब वो स्विट्ज़रलैंड और ये सारे ममालिक से कहीं ज़्यादा। अब मैं अक्सर ये सोचता हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड नहीं गया हुआ, बट हमें कोई बचपन से खूबसूरती का इस्तारा बन गया स्विट्ज़रलैंड, हालांकि पता ही नहीं है, लेकिन कैसे बना ये सोचने की बात है। अगलों ने ऐसा मार्केट किया है, बॉलीवुड की फिल्में, जितने गाने हैं हमारे, आई फील देमसेल्व्स, आई थिंक स्विस लोगों ने खुद भी ऐसा मार्केट किया अपने मुल्क को। यानी उनका स्विट्जरलैंड का एक पेज है, वो टूरिज्म के ऊपर वो रॉजर फेडरर को भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ट्रेवर नोआ भी आके उनकी टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। और हमारे यहाँ रियलाइज़ ही नहीं किया हुआ कि हमारे पास क्या मौजूद है। हमारे पास जो डाइवर्सिटी है लाइक एडवेंचर ऑप्शंस की, यानी पूरे दुनिया में, यानी कि एशिया से बाहर आपको 7000 मीटर की कोई पीक नहीं मिलती। सिर्फ पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा पीक्स हैं, 6000 की हमारी इतनी पीक्स हैं, हमें नाम ही नहीं पता। सो बेतहाशा ऑप्शंस हैं जहां आप लोगों को आप कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, वो आपस में टीम बिल्डिंग, लीडरशिप वगैरह वगैरह वो चीज़ें कर सकते हैं। आप बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, उनको लाइफ सिखाएं कैसे उन्होंने अपने आप को मैनेज करना है मुश्किल हालात में। मतलब बेतहाशा चीज़ें की जा सकती हैं, कर नहीं रहे सिर्फ। और अल्लाह ताला ने अपना काम किया है, उन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पे, पहाड़ भी हैं, ट्रैक्स भी हैं, वादियाँ भी हैं, लोग रह रहे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, बस उसको यूटिलाइज़ नहीं किया हुआ। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा सो बेसिकली जो है एडवेंचर टूरिज्म जो है वो एक एवेन्यू है कि जिसमें जो है वो आप उसमें जो है उसको एक्सप्लोर जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, नेपाल की इस टाइम आई थिंक 3rd या 4th बिगेस्ट इंडस्ट्री एडवेंचर टूरिज्म है, उनका तो इकॉनमी बेसिकली इसके ऊपर बेस है। तो पाकिस्तान में इसमें क्या चैलेंजेस हैं? मैंने अक्सर देखा है कि जो बेसिकली जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनके वीज़ास के इश्यूज होते हैं, वो भी है बिल्कुल, और परमिट्स के इश्यूज होते हैं, और क्या चैलेंजेस हैं? बेतहाशा चैलेंज है। सो अगर एडवेंचर टूरिज्म पे आऊँ तो एक सबसे बड़ा इशू रेस्क्यू का है, आपको रेस्क्यू की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, वीज़ा के इश्यूज़ हैं। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़, हम कई दफ़ा कहते हैं टूरिज्म को प्रमोट करना है, वो प्रमोशन में सिर्फ ये लग रहा होता है कि सिर्फ ज़्यादा बता देंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। अगर आ जाएँ 20,000 लोग, कहाँ जाएंगे?
आपके पास तो होटल्स ही नहीं है, आपके पास तो चीज़ें ही नहीं है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है आपके नहीं पास। है। सो हर एक ट्रैक नहीं करना, कोई लग्जरी टूर करना चाहता है, कितने रिजॉर्ट्स ऐसे लोगों के लिए, कितनी ज़्यादा चीज़ें जो फैमिलीज़ को हम वो कर सकेंगे। फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो जाती है, आप लेके आए होते हैं पूरा ट्रैक या कोई टीम लेके गए होते हैं, एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फ़्लाइट नहीं जाती है, चलिए हम 25 घंटे के लिए गाड़ी में बैठने लगे हैं। तो वो सारी चीज़ें सारा कुछ साथ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह इस साल दुबई जो है दुबई से फ़्लाइट आई कर दूँ, इंटरनेशनल हो गया वो एयरपोर्ट। तो इस तरह की हर चीज़ आपको बेहतर करनी होगी, तो खुद ब खुद हालात बदल जाएंगे। वंस अगेन नेचुरल चीज़ें मौजूद हैं, पहाड़ है, वादियाँ हैं, पासेस हैं, झीलें हैं, कल्चर है, मुख्तलिफ ज़बानें हैं। हमारे तो कल्चर टूर्स होते हैं, हमारे रिलीजियस टूर्स हो सकते हैं, हमारे पास बुद्धिस्ट रिलीजन का, सिख रिलीजन का इतना कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारी गंधारा सिविलाइजेशन को लेके, हाँ बिल्कुल। सो अगर उसी को यूटिलाइज कर लें तो आपके तो बेतहाशा लोगों का उस पर रोज़गार लग जाएगा। लेकिन आप उल्टा उनको नाम चेंज, गंगा चोटी का नाम फलां कर देंगे जी, चोटियों को मुसलमान कर रहे होंगे, हम चीज़ों को छुपा रहे होंगे। सो हमारे उस तरह की जो लाइक अगेन जो जहनीत है वो अगर बड़े हो, एक्सेप्टेंस हो, डाइवर्सिटी को एंजॉय करें, डाइवर्सिटी को भी ये बल्तिस्तान में आपके पास डाइवर्स अगर लोग हैं तो उसको यूटिलाइज होना चाहिए। लाइक आप लोगों को अपने हमारे कल्चर दिखाएं, सकाफत, ज़बान, हर चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए। कलाशा कल्चर देख लें आप उसको, मतलब वो कितना इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, स्ट्रॉन्ग है, और वो तो यूनेस्को की प्रिजर्व जो है वो कम्युनिटी है। और इंक्लूजन वाली बात है कि अगर हम इंक्लूजन को इनकरेज करें तो उससे जो है वो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। yes. और उस डाइवर्सिटी को जो है हम उसको सेलिब्रेट करें और Exactly. उसको जो है वो एक्सेप्ट करें। yes. तो आपको क्या लगता है किस तरह ये होगा? ये तो हम 10 साल पहले भी यही बात करते थे, आज भी वही बात कर रहे अब थे। मेरे ख्याल में तो मैं इसमें यकीन रखता हूँ कि जो आप कर सकते हैं आप वो करें। सो मेरे से अगर 10 जगहों पे मैं कुछ कर, मैं वही कर रहा होता हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो आप, क्योंकि आप करेंगे 10 लोगों को कुछ तो इंस्पायर करेंगे ही ना, वो 10 लोग 10 और को कर लेंगे शायद इंस्पायर, ऐसे करके काम तो बनेगा। क्योंकि सिर्फ बात करने में और इतराज़ करने से बन नहीं पाता। इवन आपने ये हमारी पॉडकास्ट शुरू में हमने ये कहा ना कि सिर्फ इतराज़ के बजाय कोई काउंटर काम करना पड़ेगा। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा है। और मेरा कोशिश यही होती है कि जितना भी वक्त हो वो सर्फ हो कोई ना कोई कुछ करने में, चाहे छोटा सा प्लान हो, 2 लोगों का फ़ायदा हो रहा हो, लेकिन आप उसको अप्लाई करें और वो उसका रिजल्ट आता है। मतलब अगेन वो 50 साल बाद आ जाएगा। अभी आप देखें नेपाल एक एग्जांपल है ना, नेपाल की हम अक्सर बात होती है शर्पा के पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ये 30-40 साल पहले ऐसे नहीं था। वो लोग भी ट्रेन हुए, वो सब सादा लोग थे। शर्पा लोग तो मोस्टली लोग जो हैं वो तो इंतहाई रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन उन्होंने ख़ुद को डेवलप किया, स्किल डेवलप किया, एक प्रोफेशनलिज्म डेवलप किया, तो आज हमें लग रहा है कि वो बहुत टॉप पे हैं, बड़ा कमाल का काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे भी हो सकता है। सो आई थिंक सब चीज़ें डूएबल हैं और टाइम लगेगा। वंस अगेन बहुत सारे लोग एट द सेम टाइम अच्छा नहीं कर रहे होंगे, अगर उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ़ होगी। मुझे एक बात याद आ रही है, हम छोटे थे तो अब्बू जी कहते थे कि बहुत छोटी उम्र में कि 2 टीम्स हैं, एक रहमान की टीम है, एक शैतान की टीम है, दोनों टीमों ने क़यामत तक रहना है। आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको ख़त्म कर दें, ना आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आपका जब कर सकते हैं कि आप किस टीम में हो सकते हैं। वो ट्रैक रिकॉर्ड किया था कि कोई रहमान के हक़ में, कोई शैतान के हक़ में, बस यही बात है। तो यही बात है कि जो है, और उसका अगला मिसरा था कि जो है मैं तो उसी का बनूंगा जो है इंसान के हक़ में। तो सो यू शुड, इम्पोर्टेंट ये ना कि आप ये देखेंगे यार मैंने क्या करना है, मैंने किस टीम का हिस्सा बनना है, दोनों टीमें लगी रहेंगी। अच्छा, मुझे अभी चूँकि आपसे ये गुफ्तगू हो रही है और इस सारी चीज़ को हम देख रहे हैं, और मैंने ख़ुद पोर्टर्स कम्युनिटी को काफ़ी क्लोजली मैंने वक्त गुजारा और उनको ऑब्ज़र्व किया है। डू यू थिंक कोई बेहतरी आ रही है उनकी, जो कोई इंश्योरेंस उनके लिए जो है वो कोई प्लान बने हैं, कोई एजुकेशन के हवाले से बेहतरी आ रही है? हमें याद है कि हमने उस वक्त 2015 में एक स्कूल का इनिशिएटिव लिया था फॉर पोर्टर्स चिल्ड्रन, जो कि शेरपास है नेपाल में हम उन्हें कहते हैं। तो डू यू थिंक कोई बेहतरी आ रही है उसमें? हाँ जी, जहाँ तक बात है पोर्टर्स भी, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर्स, लो एल्टीट्यूड पोर्टर्स, तो इंश्योरेंस पे तो हमने काम शुरू किया और इस साल पहले 25 लोगों को हमने पहले आपको पता 1.5-2 लाख रुपए की इंश्योरेंस थी, इसको 10 टाइम्स करके 20 लाख की इंश्योरेंस की, और वो ऑल ईयर लॉन्ग है, 12 महीनों के लिए है। और सिमिलरली खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को सपोर्ट करना, उनके बच्चों के एजुकेशन को सपोर्ट करना, उस पर भी काम किया। फिर उनकी ट्रेनिंग की बात है, उस पर भी मेरे सुनने में आया कि काम हुआ है, लेकिन ये तो मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ इंश्योरेंस को लेके। ये चीज़ 25 को लेके अगले साल ये 100 तक जाने का इंशाल्लाह चांस है। सो येस, बेहतरी आ रही है, स्लो है बिकॉज वो मुल्की सतह पे वो कोई बड़े इदारे नहीं कर रहे जो एक ही दफ़ा
पूरा को कर सकें। हम लोगों की अपनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो माउंटेनिंग कम्युनिटी ही अपने साथ किसी लोगों की मदद से, किसी लोगों के ताबुत से काम कर रही है, तो स्लो है बट प्रोग्रेस है। तो उन पोर्टर्स जिनके पास, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज ये आता है, हम देखते हैं अक्सर फॉरेन क्लाइंबर्स जो हैं वो अपने शेरपास या पोर्टर्स वो नेपाल से लेके आते हैं, अपने साथ लेके आते हैं। वो हमारे लोकल जो पोर्टर्स हैं उन पे दे डोंट ट्रस्ट दैम। उसकी वजह ये है कि उनके पास वो टेक्निकल इक्विपमेंट नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है। तो उस हवाले से कुछ हो रहा है? बिल्कुल, उस पर भी काम हो रहा है। सो एक जो उनके पास है, जो यहाँ पे नहीं है, वो है उनके पास इंटरनेशनल IFMGA सर्टिफिकेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ माउंटेन गाइड एसोसिएशन की सर्टिफिकेशन। अगर कोई बंदा टेक्निकली स्किल्ड यहाँ पे है भी, तो वो ऑन ग्राउंड हम कह सकते हैं कि है, लेकिन प्रूव करने के लिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि हम कहेंगे हाँ भाई ये देखो इस बंदे के पास ये डिग्री की हुई है उसने, जैसे हम किसी भी और फील्ड में कहते हैं। तो हमने ऑलरेडी 3 बंदे लास्ट ईयर से भेजे हुए हैं इस ट्रेनिंग के लिए। फिर कोशिश ये है कि पाकिस्तान में एक इदारा इस्टेब्लिश किया जाए जिसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम अपने IFMG सर्टिफाइड गाइड्स शुरू करें। और अगेन प्रोग्रेस है, स्लो है, बट आई थिंक इंशाल्लाह जो हमने कहा ना कि 5 साल पहले, जब आप नेक्स्ट 5 साल बाद इंशाल्लाह फ़र्क होगा, हम बहुत सारी चीज़ों पे एक्शंस हो चुके होंगे। चलें होपफुली, एंड हमारी तो दुआ है और कोशिश भी है कि ऐसा हो जाए। तो अच्छा, एक और बड़ा इसमें ना एक इम्पॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, वो है एथिक्स का। अगर हम क्लाइंबिंग कम्युनिटी में देखते हैं, एक तो आपस में हमें दिखने को मिलता है कि वो यूनिटी नहीं है, वो इत्तेफाक नहीं है। और दूसरा हम ये देखते हैं कि अभी एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी जिसमें जो है वो एक क्लाइंबर, हाँ, क्या नाम है उनका? हसन नाम था उनका, फिगर से वो बिल्कुल, हाँ, बॉटल नेक के ऊपर और सब उसकी बॉडी के ऊपर से जा रहे हैं। तो दैट वाज वेरी जो है ना वो हार्ट ब्रेकिंग वो था, वो विजुअल। तो ये मतलब इस तरह क्यों होता है? हालांकि उस पर काफ़ी एक्सप्लेनेशंस आई, सब कुछ हुआ। मैं बताता हूँ। अच्छा, सो पहली चीज़ तो ये कि यस ये प्रॉब्लम्स थे। उसकी वजह ये थी कि तमाम तरह जो माउंटेनियर्स हैं जिन कम्युनिटी से आते हैं वो बड़ी दूसरे से दूर दराज कटी हुई जगह थी, और वंस अगेन बहुत ज़्यादा तालीम और वो सारा एक्सपोजर बड़ा मिसिंग होता है। तो आपको लगता है कि शायद अगर मैं ये बात करूँगा कि मैं अच्छा हूँ दूसरा अच्छा नहीं है, शायद इससे मेरा फ़ायदा होगा। लेकिन दे हैव रियलाइज्ड एंड वो दोज थिंग्स, लॉट ऑफ दोज थिंग्स हैव चेंज्ड। इन द रिसेंट पास्ट आपको बहुत ज़्यादा यूनिटी भी नज़र आएगी बहुत सारे माउंटेनियर्स में, डिफरेंट इलाकों के माउंटेनियर्स में भी। सो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। दूसरी चीज़ जो ये हसन वाला वाक़या है, इसके अंदर हमने रिपोर्ट दी बाद में टूरिज़म डिपार्टमेंट को, जो कि वो शाया भी हुई और इसके ऊपर बारे में बात भी हुई। अब उसकी जो उस वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ, लेकिन कसूर उन लोगों का नहीं है जो उसको क्रॉस करके गए, क्योंकि दे हैड नथिंग टू डू विद हिम बीइंग देयर इन दैट कंडीशन। वो इंसान वहाँ पे नहीं होना चाहिए था। क्या उसके पास ये कैपेसिटी थी, ये एबिलिटी थी वहाँ पे होने की? क्या उसके पास इक्विपमेंट था? तो वो जिन लोगों पर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनमें से कुछ सज़ा भी मिली रिसेंटली। किसने उसको हायर किया, इससे पहले उसका क्या तजुर्बा था, जब उसको हायर किया तो क्या उसके पास उसको इक्विपमेंट दिया उस जगह पे जाने के लिए? ये 2 मेजर मसाइल थे। बहुत सारे लोगों ने क्रिस्टीन हरीला पे और दूसरे लोगों में बात की, उनका कोई लेना देना नहीं था। मतलब मुझे कोई ना मेरी से कोई उनसे दोस्ती आ रही है, ना मुझे उनसे कोई पसंद है, लेकिन मसले हमारे थे, हमारे फ्लॉज, हमारे फॉल्ट्स थे जिनकी वजह से ये वाक़या हुआ, और वो दोबारा भी हो जाएगा अगर हम उनको सही नहीं करेंगे। असल में देखें, इसमें एक एंगल ह्यूमैनिटी का आ रहा है ना, कि शायद एक बंदा जो है वो मर रहा है यहाँ। असल में बात है कि बाद में जब वीडियो आती है ना, तो हमें तो पूरी बात पता है, उस वक्त नहीं पता होता। लाइक ऑन द माउंटेन वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे वो बाकी भी मारने के करीब ही हैं। वो एक बंदे ने जिसने उसकी हेल्प भी की, तो ही रैन आउट ऑफ हिज ओन ऑक्सीजन। और जिस जगह पे एक बंदा खुद नहीं चल सकता, वहाँ से रेस्क्यू की तो कोई सोच ही नहीं है कि वहाँ से उसकी बॉडी मुमकिन ही नहीं है। वो 5-6 बंदे अगर रेस्क्यू के लिए ही गए होंगे, टोटली जो है ना उनके पास सब कुछ होगा, जान भी होगी, ऑक्सीजन भी पूरी अमाउंट में होगा, उनको तो पता ही नहीं है ना। वो तो जा रहे, एक बंदा गिर गया, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। आप डेथ जोन में हैं, आपने एक चीज़ करनी है, निकलना है वहाँ से। सो उस मोमेंट में जिसने जितनी हेल्प कर ली, बड़ी मेहरबानी, उसकी अच्छी बात है। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना, पहले सरीहन बड़ी गलतियां करना, बड़ी इग्नोरेंस करना कि आपको ऐसा मुमकिन है कि आप अभी मैं जाऊं और मैं एक सर्जरी करने चला जाऊं, मैं ट्यूमर निकालता हूं, जो कि अच्छा जी आप आ जाए, नहीं हो ही नहीं सकता ना, मुझे तो कोई करीब नहीं लगने देगा कि भाई चलो बाहर बैठने भी नहीं देंगे शायद हमें बाहर। सो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो है वो वहाँ पे वो काम करे उसको नहीं, जो उसमें उसकी पूरी वो, या उसको आपने वो औजार नहीं दिए, तो वो औजार देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या उसने खुद, तो वो जो असल चीज़ें हैं उन पे ऊपर फोकस करना। उसमें वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं ना, कि पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं तो चलो कर लेते। हाँ जी, ट्रू, लेकिन वो मेजर इश्यूज़ हैं। यानी कि अगेन जो रूल्स हैं हम उनको खुद तो बाईपास कर दें,
एंड देन दूसरे से हम कहें कि वो ह्यूमैनिटी की खातिर कर ले, वो कर लेता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तकरीबन नामुमकिन है। अगर आइंदा कल को भी होगा तो कल भी ऐसे ही होगा। सिमिलरली हमारी कोई ग्राउंड रेस्क्यू टीम नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इतने माउंटेनियर्स हैं, इस बारे में क्यों नहीं फोकस हो रहा। सो हमने जितनी भी बातें जो हमने जो जमा कराई रिपोर्ट उसके अंदर लिखी हैं, उसके अंदर ये सारी बातें की जो रियलिटी थी, और वो सारी बातें जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रही थी वो रियलिटी से दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं था। वो आप नाराज़ होकर कुछ कह सकते हैं, कह लें, लेकिन इन रियलिटी जो जिम्मेदारियां थी उन पे आना चाहिए कि यार इस इशू की वजह से ये हुआ। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट जो अली सतपारा वाला एक पूरा जो वाक़या था, और जो उनका एक पूरा एक इवेंट, जिस तरह से मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहली दफ़ा इतनी कवरेज दी, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अली भाई के केस में जहाँ तक पहाड़ की बात है वो तो इट्स डिफ़िकल्ट टू से, बिकॉज वो एक्सट्रीम माउंटेनियरिंग की भी एक्सट्रीम को हिट कर रहे थे, K2 को विंटर में सबमिट करना और सब कुछ। फिर 2 उनके साथ क्लाइंट थे, प्रॉब्ली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने वो खुद थे, और वो आई डोंट नो हाउ दैट वेंट ऑन द माउंटेन। लेकिन जो मीडिया का रोल था वो इतना मेरे नज़दीक अच्छा नहीं था। उसकी वजह ये है कि माउंटेनिंग बड़ा एक प्रिसाइज है। एक चीज़ जो चलें, बाकी तो कह सकते हैं कि मेरा एक सब्जेक्टिव ख्याल है तो मैं उस पर नहीं जाता। जो ऑन फैक्ट मैं बता सकता हूँ वो ये कि मीडिया में रिपोर्ट हुआ जी के सबमिट कर ली है, लोगों ने स्कर्दू में भंगड़े डाले कि सबमिट अली सतपारा ने कर ली है, और हम सारे हैरान परेशान थे। विंटर समिट, हाँ कर ली है, और मतलब अनाउंस कर दिया कि सबमिट हो गई है। अब उनको किसने बताई, आज तक मुझे नहीं पता कि किसने उनको बताया था कि सबमिट हो गई है, क्योंकि ना बेस कैंप में किसी को पता था कि सबमिट हुई है, ना उनके घर वालों को पता था, ना माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में किसी को पता था। अब माउंटेनियरिंग में दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग कि आप वो बात अनाउंस करते जो हुई भी नहीं। उसकी वजह ये है कि वो जो भंगड़े डालने में 5-6 घंटे और इस तरह में गुजर गए, वो ये बात सामने आती कि वो कांटेक्ट में नहीं है। तो कोई टीम शायद तैयार हो जाती, जो शर्पा वापस आ रहे थे कैंप 2 पे थे, ऐसा कोई था, शायद कोई मतलब एक तुरंत थॉट अगेंस्ट वो है। लेकिन एक बात अनाउंस कर देना जो कि रियलिटी ना हो, वो अनबिलीवेबल था। नंबर 1 बहुत मेरे नज़दीक तो ये अनबिलीवेबल है। मैंने जैसे वो शुरू में आपसे कहा, मैंने बहुत ऐसे इंटरव्यूज़ नहीं दिए, उसकी एक वजह ये थी बिकॉज उस टाइम पे जो कुछ हुआ वो हमारे लिए बड़ा अजीब था। फिर साजिद के साथ जो हुआ कि वो वापस आया है और हर बंदा चाह रहा है उसका इंटरव्यू लेना, और मतलब आप सोचें किन हालात से गुजरा होगा, वो प्रिपेयर भी नहीं है उसके लिए। मतलब तो एक ज़िंदगी का ऐसा वाक़या हो गया जो अल्लाह किसी के साथ ना करे, तो आप उससे क्या वो करना चाहते हैं। और फिर बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत इंटरेस्ट था कि सबमिट हुई है कि नहीं हुई, मतलब बंदा चला गया, आपको भी इस बात की परवाह है। सो आई थिंक कि माउंटेनियरिंग के केस में ये ऑफ कोर्स हमारे स्पोर्ट के लिए हमें दिल करता है कि उसकी प्रमोशन लोग उसके बारे में जाने, लेकिन सही जाने, करेक्टनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी हो मीडिया में ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप जो ख़बर दे रहे हैं वो कितनी एग्जैक्ट है, आपको उस बारे में कितना पता है, तो उस बारे में करें। क्योंकि क्रिकेट हो गया, पॉलिटिक्स होगी, हमें आदत बन गई है कि हम उस बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन माउंटेनियरिंग टेबल टॉक वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि जान ज़िंदगी वो फिर लोगों के घर वाले होते हैं। अभी हसन के केस में आप वो वीडियो चला रहे हैं, उनकी बीवी होगी, बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वो टीवी पे आप दिखाई जा रहे हैं एक चीज़, और कितना पेनफुल है वो। हाँ इट इज़। अच्छा साद, आपने जो है वो इस एडवेंचर स्पोर्ट के साथ साथ राइटिंग की तरफ जो है आपने किताब लिखी, और मैं पढ़ रहा था 21 साल की उम्र में आपकी पहली किताब आई। तो ये राइटिंग का जो है वो किस तरह से, ये भी शौक़ साथ साथ ही चला या? हाँ जी, मुझे बचपन से शौक़ है किताबें पढ़ने का, लिटरेचर का और लिखने का भी। मुझे याद है मैं बचपन में कुछ कहानियाँ ऐसी लिखता था कि घर, और फिर सुनाता था घर वालों को कि जी अच्छा मैंने कहानी लिखी, कहते अच्छा क्या लिखा है बताओ। तो वो अजीब अजीब कहानियाँ होती थी। उसमें कभी मैंने शेर के एंगल से कहानी लिखी होती थी कि शिकारी आ रहे हैं, मैं छुप रहा हूँ, और एंड में वो मर जाता है शेर, तो घर वाले कहते हैं ये क्या कहानी है, वो तो खुद ही मर गया, तो सुना कैसे रहे। तो मतलब कि मैं लिखता था शुरू से। फिर जब मैं गया पहली मरतबा बलतोरो ग्लेशियर पे गया, K2 बेस कैम्प, गोंडोगोरोला वगैरह किया, तो बहुत सारी नए लोगों से मिला, नए कल्चर्स देखे, बल्तिस्तान, ये तमाम चीज़ें। तो उस पर मैंने अपना एक एक्सपीरियंस लिखा। पहले मैंने ये नहीं सोचा, मेरे दोस्तों ने कहा, घर वालों ने कहा कि आप लिखें, तो लेकिन मुझे वो प्रेशर बढ़ा किताब लिखने का ना, कि मैंने पूरी किताब, अब पहले डर जाते हैं कि जब मैं किधर लिखूँगा पूरी किताब। तो मैंने सोचा कि यार मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस नरेट करता जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि अगर कोई शक्ल बनी तो किताब छाप देंगे या नहीं छोड़ देंगे। जब मैंने लिख ली और देखा तो 300-350 सफ़े बन गए हैं 8-10 महीने के बाद, तो भी मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा, मैं पैसे भी नहीं थे, मैं तो उस टाइम स्टूडेंट था, तो मैंने कहा अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ फिर कोई ख़रीदता ही नहीं है तो नुकसान हो जाएगा, कौन पूरा करेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी ये 11 चैप्टर का मैं एक डॉक्यूमेंट बनाया कि आप ये टेस्ट रीड के तौर पे पढ़ सकते हैं, कुछ फेसबुक पे अनाउंस कर दिया, और अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है और आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है ना एडवांस कॉपी 1000 रुपये की ले लें। तो वो 60,000 रुपये की मेरी कुछ 60 किताबें बिक गई।
मतलब लोगों ने एडवांस कॉपी ले ली। अब मैंने तो उसकी प्रूफ रीडिंग एडिटिंग कुछ भी नहीं किया हुआ था, वो किताबें बिकी हुई हैं और मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ। तो लोग मुझे कह रहे हैं भाई किताब हमारी, आपने पैसे लिए हुए हैं। तो वो प्रेशर आ गया कि अच्छा अब तो अब तो कुछ जगह ही नहीं बची। तो फिर मैंने उसको छापा, वो लोगों ने पढ़ी, अब वो लोगों को अच्छी लगी। फिर मुझे हुआ कि अच्छा ये लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे नेक्स्ट टाइम मेरा एक और किताब लिखने का दिल किया, मैंने एक और किताब लिखी। तो वो चीज़ें शुरू हो गई। उसके बाद लास्ट 4-5 सालों में मैं किताबें नहीं लिख सका। मैंने चीज़ें लिखी, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्री लिखी या इस तरह की चीज़ें लिखी, लेकिन किताब का पूरा बर्डन मैं नहीं ले सका। बट अभी राइट नाउ मैं लिख रहा हूँ, मैं अपनी एक और किताब भी लिख रहा हूँ और मैं एक पिछली किताब का सेकंड एडिशन भी लिख रहा हूँ। सो बिकॉज अब मेरा ख्वाहिश है कि मैं दोबारा किताबें लिखूँ और जो है ना इन दैट प्रोसेस जाऊँ। इशू ये फेस करता हूँ मैं कि किताब लिखना और ये जो बाकी ऑपरेशंस वाले काम हैं ये टोटली अपोजिट चीज़ें। सो जब मैं उस माइंडसेट में जाता हूँ तो ये नहीं होता, इस माइंडसेट में जाता हूँ तो वो नहीं होता। तो वो दोनों का कोएग्जिस्ट करना मुझे मुश्किल लगता है। तो जो बुक से अगर हम निकलते हैं तो अभी डॉक्यूमेंट्री का आपने नाम लिया, तो डॉक्यूमेंट्रीज भी आपने की? हाँ जी, वो तो ऐसे की कि जैसे वंस अगेन आउटसाइड एक वो चीज़ देखी और फील किया कि ये ज़िम्मेदारी बनती है, इसको बयान करना चाहिए। जब हमने ये, मैं आपको बता रहा था वो ट्रेवर्स वाले वाक़े में, तो उनकी जो हमारे दोस्त की डेथ हुई, उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए जो मेरे साथी थे कुदरत अली, उनकी ज़रूरत थी बिकॉज वो बड़े सीनियर टेक्निकल माउंटेनियर थे और रेस्क्यू के लिए उनकी ज़रूरत थी। एक्सपीडिशन लीडर मैं था बिकॉज स्पॉन्सरशिप्स वगैरह मैं लेकर आया था। तो अब उन्होंने कहा हम क्या करें, तो हमने कहा हम पॉज करेंगे, हम उसके लिए वॉलंटियर करेंगे रेस्क्यू के लिए। तो हमने किया। उसी टाइम पे अब्दुल जोशी वाज वेरी क्लोज टू सबमिटिंग पसुकोन्स और 4-5 साल से उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से, हमें आपस में तो पता होता ना कोई बंदा कितना जोर लगा के इकट्ठा करके बेचारा पहुंचा है। तो वो कैंप 3 पे थे, लाइक लास्ट कैंप है उस पर जो उन्होंने सबमिट पुश करनी थी। तो वो वहाँ से आए, उन्होंने अपनी एक्सपीडिशन पॉज, पहले तो पॉज की बाद में कैंसिल ही हो गई बिकॉज वापस जाके उन्हें मौका मिला कि वो सबमिट कर सकें। फिर नेक्स्ट ईयर अल्लाह ताला ने उनको चांस दिया। तो अब ये बहुत बड़ी बात थी कि एक बंदा फोत हो चुका है, लेकिन उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए एक बंदा अपनी ऑन गोइंग चीज़ जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से पहले बंदा दुनिया में सबमिट करने जा रहा था। तो वो नेचुरली अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी पोजीशनिंग दी कि मैंने वो अपनी आंखों से देखा कि इंसान को ऐसे करते हुए। तो मैंने बाद में सोचा वो कोविड ने भी हेल्प की बिकॉज कोविड आ गया, हम घर में बंद हो गए, तो बस घर में बैठे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं। तो मुझे फील हुआ कि यार ये गोरे अपनी कहानी पकड़ते हैं कोई अच्छी, कोई ह्यूमैनिटी की, और उसको बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। तो कहानी तो मैंने भी देखी है, अपनी आंखों से देखी है कि इंसान ने ऐसा किया है। सो जस्ट बिकॉज वो दूर रहता है और वो उसकी जो है ना रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो कहानी रह जाएगी, तो मैं ये लिखता हूँ, मैं ये बताता हूँ। सो मैंने वो कहानी एक दूसरा, और फिर बीच में अली भाई, सरबाज, इन लोगों की अचीवमेंट्स भी ऐड कर दी कि ये मौका है कि हम माउंट, तो वो ओवरऑल फिर ये बन गया कि बहुत सारे माउंटेनियर्स की वो कहानियाँ जो बड़ी वैल्यूएबल थी लेकिन जो नहीं जिनको वैल्यू मिल पा रही, तो इसलिए हमने एक वैल्यू ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट के नाम से शुरू किया और फिर अनसंग हीरोज़ के नाम से वो डॉक्यूमेंट्री आ गई। तैमूर ने उसमें उसको बनाया और सारा। तो वो मेरा उस वक्त ज़हन में सिर्फ ये था कि ये कहानियाँ हमने लोगों तक पहुँचानी है। तो मैंने वो कहानियाँ पकड़ी जो मेरी समझ में आया कि इसको इस तरह से पेश करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, वो किया। एंड आई थिंक दैट डिड मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। और बहुत सारे माउंटेनियरिंग के हवाले से लोगों की अचीवमेंट्स, लोगों की कहानियाँ, दोज आर वेरी इम्प्रेसिव। तो मुझे ये बताएं कि अभी फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, क्या इरादे हैं और कौन से नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं अब आपने? प्लान्स बेतहाशा हैं। प्लान्स ये हैं कि बस जब तक अल्लाह ताला मौका दें तो कोशिश करते रहें, जो नज़र आए सामने अपनी भी जर्नी कंटिन्यू करें, नई चीज़ें सीखें, नई चीज़ें करें, नए पहाड़ सर करें। जहाँ कोई रिकॉर्ड बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बने तो कोई बात नहीं। और साथ ही साथ जो अपने पास कोई प्रिविलेजेस हैं, कोई आप जैसे अच्छे लोगों को हम जानते हैं, तो उनको भी, कामरान जैसे लोगों को, उनको कोई कैंची डाल के मुश्किल कामों में जो है ना डालते रहें, और जो हम कर सकते हैं वो करते रहें। सो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कोई उसका वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है कि लाजमी माउंटेनियरिंग का ही होगा तो कर रहे हैं। कोई भी हो, कुछ हो सकता हो, कुछ हम कर सकते हो तो हम उसको कर लेंगे। एक एग्जांपल दूंगा जस्ट फॉर उसको, वो कि एक दफ़ा ब्लाइंड आर्चर्स थे। मैं अब कभी आप फंसे भी होते हो, आप भी ऐसे करते हो, तो आप बच भी रहे होते हो, कोई मुझसे बात ना करे, मेरा काम फंसा है। तो मुझे कॉल आई कि जी, मैंने सोचा था कि बस मैं हेलो हेलो हाय करके बस अल्लाह हाफ़िज़ कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी बात सुने ज़रा गौर से, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं आर्चर हूँ और मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाना चाहता हूँ। अब मैं ही टुक माई टेंशन तो उन्होंने कहा जी अच्छा फिर।
तो उन्होंने कहा ये है, इस तरह से है, हमें टूर्नामेंट में हमें वो हो चुकी है, हमारी रजिस्ट्रेशन है, लाइक हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप वाले बुला रहे हैं कि आप आ जाएँ, और हमें सब कुछ हो चुका है, हमें थोड़ा सा, मैंने कहा आप ये कह देंगे कोई करोड़ों लाखों का मसला, तो मैं किधर से कुछ करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा कितना रहता है, उन्होंने कहा 2 लाख रुपये चाहिए हमें। अब मेरे लिए अनबिलीवेबल था कि यार इतनी बड़े मुल्क में ब्लाइंड आर्चर, मतलब एक बंदा ब्लाइंड भी और फिर उसकी हिम्मत यह है कि वो आर्चरी कर रहा है जाके। तो मैंने उनसे कहा कि आप फ़लाँ दिन रब्ता करें, हम कुछ करते हैं। और मैं और सरबाज और एक और दोस्त को लेकर छुपके से उनकी जहाँ पे उन्होंने बताया था ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पहुँच गया और बैठ गया उनके आने से पहले। अब हमने सारा देखा कि वो लोग आए, भाई उनके साथ एक बंदा आया, उसने उनको खड़ा किया, उन लोगों ने अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग की, सब कुछ करते हुए, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। मतलब कोई दूसरा बंदा उनको बताता था कि भाई आप इस एंगल से ना एक, तो मैं सारा समझता है ऐसे कैसे करते होंगे वो। एनीवे हमने लोगों के साथ मिलकर फंड रेजिंग की, वो हो गया और वो चले गए। उनमें से एक ने सिल्वर मेडल लिया, आई थिंक। तो इस तरह करके अगेन अल्लाह ताला मुझे इतना हो कि मेरी लाइफ सस्टेन होती रहे। बाकी दाएं बाएं आगे पीछे जो चीज़ समझ में आ जाए, और अगेन अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी हम ज़बरदस्ती उसमें खींच के, तो भाई ये प्लान है, कोई पक्का इसके अलावा तो प्लान है नहीं। साद, चलिए ये तो हम एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जिनको बेसिक लेवल के ऊपर जो इंटरेस्टेड हैं ट्रैकिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? आई थिंक दे कैन स्टार्ट फ्राम बेसिक हाइक्स, जैसे इस्लामाबाद में हैं या गलियात में हैं, वो पहले उससे देख लें कि उनको कितना इंटरेस्ट है, उनकी बॉडी कैसा रिस्पांस देती है उनको। और क्योंकि जितना अच्छा वो ख़ुद को फिज़िकली फ़िट रखेंगे उतना ज़्यादा वो इन्जॉय करेंगे, थकेंगे कम तो जगह को ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। एंड देन दे कैन मूव टूवर्ड्स बेस कैंप ट्रैक्स। राकापोशी का बेस कैंप है, नांगा पर्वत का बेस कैंप है, बेतहाशा ऑप्शन हैं, घंटों की ऑप्शन से लेके दिनों की ऑप्शन से लेके हफ्तों की ऑप्शन तक सारा कुछ मौजूद है। सो उस पर रिसर्च करें, कंटेंट में उनको मिल जाएगा, किताबें पढ़ें, एडवेंचर की, ट्रैकिंग की किताबें हैं जो बिल्कुल बिगिनर लेवल ट्रैक्स भी हैं और वो एक्सट्रीम तक भी जाते हैं। सो आई थिंक एक चीज़ हाँ बड़ी ज़रूरी है किसी भी फील्ड में, लेकिन इसमें भी कि रिसर्च ज़रूर सही करें। और सबसे मेरे ख्याल में मैं सही उन लोगों को समझता हूँ, और जो एज अ क्लाइंट भी जब आते हैं, कि जो उनकी एबिलिटी होती है उसी के हिसाब से चीज़ चूज़ कर रहे होते हैं, फिर तो वो इन्जॉय करते हैं। कई मरतबा आप अपनी जल्दबाजी में ज़्यादा मुश्किल चीज़ चूज़ कर लेते हैं, तो फिर उसमें उतनी इन्जॉयमेंट, उतनी लर्निंग नहीं रह पाती, बिकॉज आप सिर्फ उसको सिर्फ सहारने के लिए एडवेंचर को ही रह जाते हैं। आप सुबह निकलते हैं, शाम तक आप थक जाते हैं, आपको पहले निकाला जा रहा होता है बाकियों से कि यार ये बंदा नहीं कर पाएगा, या आपने ये सोचा नहीं होता कि इसमें मुझे सिर्फ चलना नहीं है, मुझे कैंप में भी रहना है, मुझे टॉयलेट का भी डिफरेंट तरीके से सब कुछ, तो वो सब चीज़ें भी आपको ज़हन में रखनी चाहिए। तो आई थिंक स्टार्ट स्लो, आप किसी हाइक से कोई ट्रेल कर लें, कोई मुशपुरी मीरन जाने के लिए आद में चले जाएं, कोई इधर नारायण का वाली साइड पे कोई ट्रैक कर लें, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता जो पहले इजी ट्रैक्स हैं उन इजी ट्रैक्स को जो है वो कर लें। अच्छा, मैंने ये देखा है क्योंकि जिस वक्त हमने भी K2 करना था बेस कैंप, और फिर हम तो एडवांस बेस कैंप तक गए, कि क्लाइमेटाइज होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे याद है कि मैं चूँकि इधर इस्लामाबाद में जो मार्गिला ट्रेल्स हैं, तो मैं कोई 3 महीने पहले से मैंने ट्रेन करना शुरू किया था, और पूरी सुबह जो है वो पूरी हाइक जो है वो ट्रेल 3 टॉप तक जाना, और फिर वहाँ से जो है वापस जो है वो नीचे तक आना। तो ये क्लाइमेटाइज होना भी उतना ही जो है वो शायद इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऐसे कहा ना कि आप अब आपने ट्रेनिंग की तो आपको उस चीज़ की हेल्प वहाँ पे मिली होगी, क्योंकि बॉडी भी एक मशीन की तरह, आपको उसको एक चीज़ की आदत डालते हैं तो वो करना शुरू कर देती है। अब आप बिल्कुल घर से उठ के चले जाएंगे तो वो तो हैरान हो जाएगी कि यार ये तो कभी किया नहीं था, ये क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ एक्लेमेटाइजेशन की जहाँ तक बात है, वो हाई एल्टीट्यूड पे जब जाएंगे तो वो बहुत ज़रूरी है। उसके फिर अपने असूल हैं कि आपने एक दिन में कितना एल्टीट्यूड गेन करना है। आप कई सारे लोग ये कहते हैं ट्रैकिंग में कि यार हम तो आज तो भी तो सिर्फ 3 घंटे हुए हैं या 4 घंटे हुए हैं, हम उस जगह पे क्यों नहीं पहुंच जाते। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने एक सर्टन लेवल से ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं करना होता, बिकॉज अगेन बॉडी उसको नहीं सहार पाएगी। फिर क्लाइंबिंग के दौरान भी आप ऐसी तरह ही करते हैं कि आप ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ताकि बॉडी को एक्लेमेटाइज करते हैं। सो अगेन इसके बड़ी डिटेल असूल हैं, जितना इसमें डीप जाते जाएंगे उतने उसके आपको कवायद ज़ाबित का ख्याल रखना पड़ेगा कि यार ये तरीके से चलना है। और वो अक्सर वो हम सुनते हैं कि हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से, और मैंने खुद भी अपने एक्सपीडिशंस में देखा कि मतलब वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी डेथ तक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बहुत सीरियस चीज़ है। लाइक वंस यू आर इन हाई एल्टीट्यूड, तो वो तो हाई एल्टीट्यूड तो एक पूरा अलहदा, छोटी हाइक्स में और ट्रैक्स में उसका वास्ता नहीं पड़ता, बट वंस यू रीच हाई एल्टीट्यूड तो वो तो पूरी अलहदा दुनिया है। अच्छा, मेरा तो चूँकि काफ़ी पहले 2009 से मैंने जब मैंने अपनी पहली फ़िल्म की बियॉन्ड दी हाइट्स, समीना बेग को मैंने डिफरेंट एक्सपीडिशंस में फ़िल्म किया, और काफ़ी डिफरेंट, स्पेंटिक पीक हो गया, शमशाल पास हो गया, और डिफरेंट मैंने एक्सपीडिशंस किए। मेरे लिए जो एक मोटिवेशन थी, या जो मुझे चीज़
माउंटेन्स में या पहाड़ों में जाके जो मुझे एक वो मिलती थी वो स्पिरिचुअल कनेक्शन था कि मुझे आई फील लाइक स्पिरिचुअली मैं काफ़ी जो है ना कनेक्टेड अवेक फील करता था। इट्स मोर लाइक कि आपका जो इनर जो कनेक्शन है वो शायद स्ट्रांग हो रहा है कि आप बिल्कुल ये जो अर्बन जो पोल्यूशन है उससे दूर होके और यू कनेक्ट विद योर सेल्फ एंड यू कनेक्ट विद योर नेचर। ये भी शायद काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ट्रू, आई थिंक नॉइज़ ख़त्म हो जाती है। आपको ना वो एक क्या आपसे कहूँ यकसुई सी हो जाती है, आप एक फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं, बहुत सारी बातें नहीं हो रही होती, बहुत सारी एक आप सोच रहे होते हैं। सो एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है कि आज क्या करना है, ये क्या आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। आवाज़ें भी ऐसी हैं ना, वो नेचर की आवाज़ें, परिंदे की होगी या पानी की होगी, तो वो सब आपको एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में ले जाती हैं। और आप अगेन आप जो चीज़ सोचते हैं फिर एक टाइम पे एक चीज़ सोच रहे होते हैं, एक टाइम पे एक काम कर रहे होते हैं, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। एंड आई थिंक एक और चीज़ जो होती है वो ये कि बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हट सा जाता है। आपके बहुत सारे जो यहाँ पे एक वो ग्रे सी होती हैं या ब्लर होती हैं, तो ज़्यादा वो पिक्चर फोकस में आ जाती है। सो यस, आई टोटली एग्री एंड आई थिंक इट हेल्प्स। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा जो मुझे वो जो एलिमेंट इसमें जो है ना वो मुझे इंटरेस्ट करता है या इंस्पायर करता है वो मिस्टिसिज्म है कि जो उन वादियों में, उन पहाड़ों में जो उसकी एक वो मिस्टिक और उसकी स्पिरिचुअल फील है ना, तो वो आपको कहीं और ले जाती है और आपका जो थॉट है वो बड़ा क्लियर हो जाता है और वो आप स्पिरिचुअली जो है वो अवेक हो जाते हैं। बट एवेंचुअली इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन, हर किसी का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस जाहिर होता है, वो आपके अंदर जो चीज़ है उसके साथ ही आपका रिस्पांस बनेगा। लेकिन ये हकीकत है, मैं ये समझता हूँ कि हकीकत खुल जाती है वहाँ जाके ना। सो अगर ऑफ कोर्स देखने वाली आंख है तो, अगर वो नहीं है तो फिर वो यहाँ पे भी नज़र नहीं आएगी, वो पेजों के ऊपर जाके भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन अगर है तो आप बहुत सारी चीज़ों को, और कई दफ़ा लोग ये पूछते हैं कि जी आपको पहाड़ पर डर नहीं लगता। मैं उनसे कहता हूँ आपको घर में डर नहीं लगता? वो कहते हैं घर में करने की क्या ज़रूरत है। तो आई फील के अच्छा, यानी आपको ये लगता है कि घर में आप इन कंट्रोल हैं अपनी जान के ऊपर, और आपको अपनी, हम तो अगले सांस का भी कंट्रोल नहीं है ना। सो उतना ही यहाँ पे भी ख़तरे में है, वहाँ पर भी ख़तरे में है। आई फील आपका वंस अगेन जो पर्दे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना गैजेट्स के ऊपर अभी मुझे पता है कि यार कोई लाहौर जाना कोई मसला नहीं है, मैं गाड़ी पे बैठ के पहुँच जाऊँगा, मुझे अपनी गाड़ी पे भरोसा लग रहा है। हालांकि इन रियलिटी उसका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन वहाँ जाके जब आप सिर्फ अपने साथ होते हैं ना, आपका हाथ, आपके पाँव, तो वो गैजेट्स वैजेट्स जब नहीं होते तो आप रियलाइज़ करते हैं कि यार कहानी तो और है। बैंक तो किसी और चीज़ के ऊपर हमने किया हुआ है, वो यहाँ पे हमने बेतहाशा अनगिनत बीच की जो चीज़ें बना दी हैं, वो हमें चीज़ों की हकीकत हमारे सामने नहीं खोलने देती। सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ डिफरेंट। और मुझे यही लगता है कि एज एन ह्यूमन और एज एन आर्टिस्ट, जो कि अगर मैं बात करूं, और वैसे भी मतलब यानी कि आपको ये ब्रेक चाहिए है, ये गैजेट से, ये जो पोल्यूशन है, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन है, चाहे वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, चाहे आपकी काम की पोल्यूशन है, तो आपको एक ये ब्रेक चाहिए होता है ताकि आप अपने आप से कनेक्ट हो सकें और आप अपनी इनर सेल्फ के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकें। ट्रू, और थोड़ा सा आई थिंक ये भी आपको करना चाहिए कि यहाँ होते हुए भी आप ख़ुद को प्रोटेक्टेड रखें, अपने आप की, अपनी इनपुट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो पर्सनली इफ़ आई फील कि किसी से मिलने से मुझे कोई ऐसी चीज़ इनपुट मिल रही है जो मेरे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, बिकॉज हम सिस्टम की सिर्फ आउटपुट देख रहे होते हैं। हम भी एक सिस्टम है ना कि यार मैं अच्छा लिखूँ, मैं कोई गाना गाता अच्छा गाऊँ, पहाड़ तो अच्छा पहाड़ चढ़ूँ, आप फिल्म बनाते अच्छी फिल्म बनाऊँ, लेकिन आपके सिस्टम को वो कौन सी इनपुट चाहिए जिसके थ्रू आप अच्छी माइंडसेट से फिल्म मेकिंग कर सकते हैं, वो एक्सप्लोर करनी चाहिए। एंड देन उस पर रिजिड होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, और जो कोई मुझे इसके अलावा कुछ देगा तो उससे मैंने वही बात है, क्योंकि आपको उसी प्योरिटी को, उसी खालिसपन को इनहेल भी करना है। क्योंकि आप वो इनहेल पॉजिटिविटी करेंगे तो आप उसको एक्सेल करेंगे। अच्छा, बस टूवर्ड्स में एंड पे जो है ना, एक मेरा होता है हमेशा से कि जो है ना वो कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसी कहानी ड्यूरिंग दीज एडवेंचर्स जो आई मीन कि अनफॉरगेटेबल हो। बहुत सारी हैं। वन दैट इज़ ऑन टॉप ऑफ माई हेड इज़ अभी 2 साल पहले की बात है, आई थिंक लास्ट ईयर की बात है, कि मैं एवरेस्ट बेस कैंप के रास्ते में था और अब्दुल वहाँ पे क्लाइंब कर रहा था, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में नामचे का गांव है बड़ा मशहूर, और वहाँ पे शाम का खाना हो रहा था, तो मैं बैठा हुआ था। तो मैंने देखा कि राइट साइड पे एक बड़ी टीम है, और बस पहले तो ये देखा कि वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पे बैठा हुआ है अपना खाना। फिर देखा कि सामने सारे उनके जो शर्प लोकल पोर्टर्स हैं वो उनसे बात कर रहे हैं, और थोड़ा अलग से लगा, तो मैंने थोड़ा देखना शुरू कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो तारुफ़ करवा रहा था हर बंदा, और जब वो अपना तारुफ़ करवा लेता था तो सारे उसको वो थैंक यू बोलते थे। मैंने कहा बड़ा ये इज़्ज़त से बड़ा चल रहा है कि मतलब डिफरेंट था। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपना तारुफ़ करवाना शुरू कर दिया,
कि मैं फ़लाना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं डेविड का दोस्त था और हम साथ क्लाइम करते थे, फिर आगे आ गया मैं ये था, फिर आगे आ गई मैं डेविड की गर्लफ्रेंड थी। और मैं कह रहा है कौन है डेविड भाई, मतलब था मतलब गर्लफ्रेंड थी तो अभी यहाँ क्या कर रही है, डेविड किधर है, हो क्या रही है। एंड में आ गए हम डेविड के वालिदैन हैं थे और इस तरह की बातें ना। तो अब मैंने वो देखा कि वालिद जो बात कर रहे हैं उनकी जो है लगा मुझे कि वो नेपाली या उससे हैं, तिब्बत से हैं या नेपाल से हैं, और जो खातून है वो, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुई। एंड मैंने रियलाइज़ किया तो डेविड लामा के वो फैमिली है और वो लोग हैं। तो अभी डेविड लामा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रॉक क्लाइंबर्स एंड उसके बड़े रिकॉर्ड्स हैं, बड़ा कुछ उसने किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इंसान ने ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि वो फोत हो चुका है, उसकी फोत होने के बाद भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए हुए हैं और कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो वो उनकी लोकल कम्युनिटी के लिए कर रहे थे या कोई पहाड़ मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे थे। बट व्हाट आई फेल्ट मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय वाज दैट कि एक इंसान ने ऐसी ज़िंदगी जी कि फोत होने के बाद भी लोग उसके मिशन को या उससे जुड़ी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मतलब कुछ तो किया होगा ज़िंदगी में, कुछ ऐसा है। क्योंकि आप खुद यकीन करें ना, जनाजे पे लोग इकट्ठे हो जाए बड़ी बात होती है, दूसरे दिन तो घर वाले नहीं आते। तो इतनी दूर घरों को छोड़ के आए हुए हैं, दोस्त है तो वो भी आया हुआ है, गर्लफ्रेंड थी तो वो भी आई हुई है, माँ बाप भी आए हुए हैं। सो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था और मुझे वही फील हुआ कि आप अगर सही तरीके से ज़िंदगी जिएँ तो फिर आप मरने के बाद भी जीते रहते हैं, और अगर आप सही तरीके से ना जिए तो शायद जीते हुए भी नहीं जी रहे होते। सो ये एक ट्रू दैट थैंक यू सो मच साथ फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर योर एडवेंचर्स। आई होप कि हम भी आपके किसी एडवेंचर का जो है वो हिस्सा बने। दिल तो काफ़ी करता है लेकिन फिर कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, बट होपफुली सो। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी, थैंक यू।